हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1, जिसका कि नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और ये जो क्लास होने वाला है, ये क्लास होने वाला है एग्जामिनेशन 2025 का टारगेट को लेकर के ना, मतलब उसी को पर्पस से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। एक वीडियो में आपका एक्सरसाइज का चैप्टर 1 जो है, उसका सारा चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन है, जैसे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का टाइप कितना है, फंक्शन क्या है, फंक्शन का टाइप क्या होगा, फंक्शन का कंपोजिशंस क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इस वीडियो में सारा डिटेल्स देखने वाले हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन का, रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें पढ़ना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को आपस में दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कार्तीय गुणन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि लेट x एंड y बी एनी टू सेट्स, x और y जो है वो दो सेट्स है, then the set all distinct ordered pair of the form xi and yi, where xi जो है बिलोंग करेगा सेट A से एंड yi जो है बिलोंग्स कर रहा है y से, is called Cartesian product of x and y. We denote the Cartesian product x and y by x cross y. इसको बोलना है x cross y, जहाँ x क्रॉस y बराबर xi एंड yi है, वेयर xi जो बिलोंग करेगा x से बिलोंग करेगा और yi जो है बिलोंग करेगा आपका y से। कहने का मतलब है कि जैसे अगर आपके पास दो सेट्स, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, सेट ए और एक सेट आपके पास बी। तो सेट ए में जो मेंबर है 1 2 3 है और सेट बी में आपका जो मेंबर है वो 6 और 5 है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी, अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसमें एक्स और वाई दो आपके पास सेट है। अब दोनों का अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कार्तीय गुणन करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा और इसका सेकंड के साथ बनाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ से अगर हम लोग बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो 1 6 के साथ पेयर बनाएगा, फिर 1 जो है वो 5 के साथ पेयर बनाएगा। उसी तरह से फिर 2 के बात आता है, तो 2 जो है वही 6 के साथ पेयर बनाएगा और 2 जो है फिर आपका 5 के साथ भी पेयर बनाएगा। नेक्स्ट जो नंबर है इसमें 3 है, तो 3 भी आपका जो है यहाँ पे वो 6 के साथ पेयर बनाएगा और 3 जो है वो 5 के साथ पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ए क्रॉस बी, जिसको कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको पढ़ना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऑर्डर पेयर में लिखना है, ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट्स टेकन इन डिफरेंट ऑर्डर नॉन एज ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर क्या हो रहा है, तो ऑर्डर पेयर कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम 1 से 6 में कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, तो इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको पेयर वाइज बना करके लिखना है, युग्म बना करके लिखना है, जिसमें पहला सेट का जो मेंबर रहेगा वो पहले रहेगा और दूसरा सेट का जो मेंबर रहेगा वो सेकंड स्थान पे रहेगा। तो यहाँ पे ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अगर इसी तरह से अगर और भी अगर आप सेट लेते हैं, जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन फिर से लिखे और एक सेट ले लिए, मान के चलिए ए में मेंबर सपोज ए और बी है आपके पास, और एक सेट और आपके पास है बी में मेंबर सपोज मान के चलिए 1 और 2 और 3 सपोज है यहाँ से। तो अगर आप यहां से भी ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालिए, तो ए क्रॉस बी में जो पहला मेंबर है इन तीनों के साथ पेयर बनाएगा सेकंड सेट का। तो यहां से जो ए है वो पेयर बनाएगा 1 के साथ, फिर ए बनाएगा पेयर 2 के साथ,
और फिर ए बनाएगा पेयर 3 के साथ। उसी तरह से फिर बी जो एलिमेंट है सेकंड फर्स्ट सेट का, उस सेकंड सेट का तीनों एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। तो बी 1 के साथ बनाएगा, फिर बी 2 के साथ बनाएगा और बी जो है वो 3 के साथ बनाएगा। तो ये निकल गया आपका ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मान लीजिए सेट एक्स और वाई दो सेट्स है, तो दोनों सेट्स का मेंबर को आपस में प्रोडक्ट कराना ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। सेट का एक तरह से गुणनफल आप बोल सकते हैं। सेट्स को किस तरह से गुना किया जाता है उसका एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आगे देखने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद रिलेशन। रिलेशन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो रिलेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संबंध। संबंध क्या होता है? तो संबंध जब भी होता है तो एक के दूसरे के साथ होता है। तो अगर मान लिया आपको संबंध को एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए आपके पास दो सेट होना चाहिए। बिना दो सेट का अगर मान के चलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अगर आपको संबंध बनाना तो कम से कम आपको दो व्यक्ति का जरूरत है, जिसमें आप एक उनके बीच का जो रिलेशन उसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो उसी तरह से रिलेशन भी होता है संबंध। तो यहाँ पे जो हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं वो दो सेट के बीच का रिलेशन है, दो आदमी का बीच का नहीं, दो सेट्स का बीच में। तो दो सेट जो होता है वो जुड़ा हुआ रहेगा और जिस ऑर्डर पेयर में उसका मेंबर्स को लिखेंगे उस मेंबर्स को लिखने के लिए एक रिलेशन का जरूरत पड़ेगा, एक संबंध का जरूरत पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑर्डर पेयर बनाएंगे। यहाँ पे जैसे रिलेशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट्स। ए और बी जो है वो दो नॉन इम्पॉर्टेंट सेट है, मतलब उस दोनों में कुछ ना कुछ मेंबर अवेलेबल है। देन द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बोल रहा है कि अगर ए और बी दो सेट्स है तो ए और बी जो दो सेट्स रहेगा, अब जो उसका सबसेट्स होगा ए क्रॉस बी का, वही उसका रिलेशन कहलाएगा। आगे इसी में लिखा हुआ है कि द सबसेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी। बोल रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग काम करने वाले हैं ए क्रॉस बी ही निकलेगा, लेकिन इसमें से वैसे मेंबर को रखेंगे या वैसे मेंबर को रखना है रिलेशन में जिस तरह से आपको रिलेशन दिया हुआ रहेगा कि फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ किस तरह से रिलेशन बनाएगा। तो एक रिलेशन के थ्रू आपको ऑर्डर पेयर बनाना है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल देंगे। ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लोग करेंगे तो उसी का एक सबसेट रहेगा जो रिलेशन बनेगा। फिर आगे से में लिखा हुआ कि द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज। अब जैसे मान के चलिए जो पेयर बनेगा, मान के चलिए ए कॉमा अगर बी बना है तो जो बी है ये इमेज कहलाता है, इमेज कहलाता है। और जो ए है ये प्री इमेज कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है। बी ए का इमेज कहलाएगा और ए जो है वो बी का प्री इमेज कहलाएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब पहला एलिमेंट का जो है वो सेकंड एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का वो इमेज कहलाएगा। और में करके डेफिनेशन लिखा हुआ कि आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर आर जो है वो रिलेशन है ए और बी में तो आर जो रहेगा वो सबसेट का काम करेगा किसका? तो ए क्रॉस बी का, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप दोनों सेट के बीच निकालिएगा और जो रिलेशन रहेगा तो रिलेशन ए क्रॉस बी का जो है उस सबसेट का काम करेगा। तो यहाँ पे जहां लिखा हुआ है कि ए और बी जो रहेगा वो टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट रहेगा, मतलब वो दोनों सेट्स खाली नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, मान के चलिए एक सेट ए है जिसमें ए में मेंबर आपका 1 2 3 4 है और एक सेट आपका बी है। तो इस कंडीशन में देख रहे हो यहाँ पे रिलेशन 1 और रिलेशन 2 दो रिलेशन बना है। तो पहला सेट का जो मेंबर है यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पहला सेट का मेंबर 1 जो है 3 के साथ बना रहा है, 1 फिर 5 के साथ बना रहा है, उसी तरह से 3 3 के साथ बना रहा है, 3 5 के साथ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो रिलेशन बना है ए और बी में वो ओड नंबर वाला का लिए बना हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 1 भी ओड नंबर है, 3 भी ओड नंबर है, फिर 1 5 के साथ बना है, फिर 3 3 के साथ और 3 5 के साथ। और सेकंड जो रिलेशन देख रहे हैं वो 2 6 के साथ बनाया और 4 भी 6 के साथ बनाया। तो यहाँ पे इवन नंबर के साथ आपका पेयर बना हुआ है। तो यहाँ पे एक तरह से रिलेशन है कि आपका दोनों सेट्स के बीच इवन नंबर का रिलेशन बना दिया है। तो यहाँ ओड और इवन हो गया, तो हमारे पास दो रिलेशन है। अब अगर हम मान के चलिए ए क्रॉस बी निकालते हैं यहाँ से,
तो ए क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो R1 भी सब सेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, और R2 भी सब सेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि ए क्रॉस बी में 1 जो है तीनों के साथ बनाएगा पेयर, फिर यहाँ जो 2 है वो तीनों एलिमेंट के साथ बनाएगा, ये 3 तीनों एलिमेंट के साथ बनाएगा, 4 भी तीनों एलिमेंट के साथ बनाएगा पेयर। तो जब अगर आप यहाँ से पेयर निकालिएगा, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट करिएगा, तो इसमें के जितना भी मेंबर्स देख रहे हैं पेयर वाइज, ये सब ए क्रॉस बी में कंटेंट करेगा, उसमें अवेलेबल रहेगा। तो इस कंडीशन में R1 जो होगा, R1 भी यहाँ पे जो है वो सबसेट का काम करेगा, किसका, तो ए क्रॉस बी का करेगा, और R2 भी जो है वो भी सबसेट हो जाएगा, किसका, तो ए क्रॉस बी का हो जाएगा। तो जो एक रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट का काम करता है। रिलेशन होता है क्या, तो रिलेशन एक सेट दूसरे सेट से संबंध स्थापित करता है, एक सेट दूसरे सेट को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसी को हम लोग इंग्लिश में रिलेशन बोलते हैं और हिंदी में संबंध बोला जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं रिलेशन के बाद। रिलेशन के बाद हेडिंग बना हुआ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करें तो इसको हम लोग क्लास 11 में भी पढ़े हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और कोडोमेन क्या होता है। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करें तो इसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है पहला डोमेन का। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और कोडोमेन क्या होता है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं पहले, इसके बाद हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। तो सपोज मान के चलिए अगर आपके पास एक सेट ए है, ए में मेंबर सपोज अगर मान के चलिए ए और बी है, और एक सेट आपके पास बी है, बी में मेंबर सपोज आपके पास 1 2 और 3 है। तो यहां से जैसे अगर हम लोग एक रिलेशन मान के चले बनाते हैं, एक रिलेशन सपोज आपके पास ये है कि ए जो है 1 से पेयर बना रहा है, और ए जो है वो 3 से पेयर बना रहा है। उसी तरह से बी जो है वो 2 से केवल पेयर बना रहा है, मतलब कि ए जो है वो ओड नंबर से पेयर बना रहा है, और बी जो है वो बना रहा है आपका इवन नंबर से पेयर। तो यहां से अगर हम लोग बात करें डोमेन ऑफ आर का, मतलब रिलेशन आर का जो डोमेन होगा, जो रिलेशन रहेगा, जो ऑर्डर पेयर रहेगा, उसमें फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट है वो कहलाएगा उसका डोमेन। तो कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ए और यहाँ पे बी है, तो अगर रिपीट भी कर रहा है तो वन टाइम ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ए बी हो गया वो कहलाएगा डोमेन। रेंज की बात करें, रेंज ऑफ रिलेशन आर की बात करें, तो जो सेकंड सेट का एलिमेंट होता है उसको रेंज बोला जाता है। तो सेकंड सेट में 1 2 3 आ जा रहा है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेकंड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है रिलेशन उसको बोलेंगे हम लोग रेंज। और जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन होगा, कोडोमेन जो होता है उस सेकंड सेट को ही बोला जाता है, मतलब यहाँ पे जो बी सेट है वो कोडोमेन कहलाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद फिर हम लोग एक एग्जांपल से यहाँ पे लिखा हुआ है उसको भी सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देख पा रहे होंगे डोमेन, डोमेन लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट A to B is called domain of the relation R। बोल रहा है कि जो डोमेन होता है, एक जो रिलेशन होता है, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर बना हुआ रहता है उसका जितना भी फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वो डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक रिलेशन आर है जहां पे ए केवल जो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट के साथ, लेकिन ए बी जो बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। फॉर ऑल बी बिलोंग्स करेगा बी से, मतलब ए जो है वो बिलोंग करेगा ए से, तो जो सेट रहेगा एक ए वाला टोटल मेंबर रहेगा, मतलब जो पहला सेट का मेंबर रहेगा उसी से बनेगा आपका डोमेन। लेकिन जो सेकंड सेट का एलिमेंट से बनेगा, मतलब अगर मान के चलिए एक रिलेशन है और उस रिलेशन से अगर आप सेकंड ऑर्डर, उस रिलेशन के ऑर्डर पे से सेकंड एलिमेंट का अगर एक आप सेट बना रहे हैं तो रेंज कहलाता है। तो रेंज का भी पहला डेफिनेशन एक बार देख लेते। तो लिखा हुआ कि द सेट ऑफ second elements of the ordered pair in relation R from a set A to B is called range of the relation R। अब यहाँ जो रेंज रहेगा उस सेकंड एलिमेंट का, जैसे अगर मान लीजिए पेयर है तो ये फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा रिलेशन से वो कहलाएगा डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट से सेट बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग रेंज। फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा बी से, ए से। फिर आगे कोडोमेन की बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि इफ आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर। यानी कहने का मतलब जैसे एक
एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जांपल जैसे एक सेट है जिसमें मेंबर 1 2 3 1 3 5 7 है। बी में मेंबर है आपका 2 4 6 8 और 10। अब एक रिलेशन अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ से 1 8 है, 3 6 है, 5 2 है और 1 4। अगर इसमें से हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन की बात करें तो जो फर्स्ट यहाँ पे मेंबर्स देख रहे हैं ऑर्डर पेयर में एक रिलेशन में, उसका जो सेट बनेगा वो कहलाएगा डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ आर में 1 आएगा, 1 के बाद फिर 3 है तो 3 लिखेंगे हम लोग, 3 के बाद फिर आपका 5 है, 5 लिख देंगे, 1 3 5। अब 1 है तो 1 को लिखने का जरूरत नहीं चूंकि 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ से रेंज की बात करें तो रेंज जो होता है वो सेकंड सेट का एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका सेट कहलाता है। तो 8 6 2 और 4 आ जाएगा। तो आप ऑर्डर वाइज भी लिख सकते हैं, पहले 2 लिख सकते हैं, 2 के बाद फिर आप 4 लिख सकते हैं, 4 के बाद फिर आप 6 लिख सकते हो, 6 के बाद आप 8 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो ये जो हो गया 2 4 6 8 ये कहलाएगा आपका रेंज, और ये जो है ये कहलाएगा आपका डोमेन 1 3 5 का। अब बात करते हैं कोर डोमेन का। तो कोर डोमेन जो होता है वो सेकंड सेट जो होता है वो कोर डोमेन कहलाता है। तो कोर डोमेन में कौन आ जाएगा, सेट बी, या फिर आप सेट बी का मेंबर्स को भी पूरा लिख सकते हैं। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें डोमेन का, तो डोमेन में आ गया आपका, डोमेन में कौन कौन मेंबर है, तो डोमेन में भी हम लोग देखें कि डोमेन में 1 3 और 3 के बाद आपका 5 आ गया, ये हो गया डोमेन। रेंज में आपका सेकेंड एलिमेंट का जो सेट बना वो रेंज कहलाया, और जो सेकेंड सेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो रिलेशन होता है, रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होता है उस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। सेकेंड एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग कोडोमेन, और जो सेकेंड सेट होता है उस सेट को ही हम लोग बोलेंगे कोडोमेन, और सेकेंड एलिमेंट का सेट को हम लोग बोलेंगे रेंज। अब देखिए कुछ नोट्स लिखा हुआ है कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए also state as relation on A और relation in A। कह रहा है कि अगर मान के चलिए R कोई रिलेशन है किससे, तो सेट A से A में ही है, मतलब A से स्टार्ट कर रहे हैं और A में ही बना रहा है। तो इसको हम लोग बोल क्या सकते हैं कि सेट A का जो मेंबर है उस सेट A में क्या ही मेंबर से रिलेशन बना रहा है। सेकंड बता रहा है यहाँ पे कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। जो रेंज है यहाँ पे देख पा रहे हो, चूंकि रेंज जो होता है वो सेकंड सेट का ही मेंबर्स होता है, और जो कोडोमेन होता है उसमें आपका सेकंड सेट का टोटल मेंबर आ जाता है, मतलब सेकंड सेट को ही हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। बोल रहा है कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ए क्रॉस बी का जो पॉसिबल सबसेट्स होगा वही कहलाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। जैसे अगर मान के चलिए नंबर ऑफ ए, अगर एक सेट ए है और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका पी है, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो क्यू है, तो देन इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपको निकालना होगा तो 2 का पावर जो होगा p इंटू क्यू के फॉर्म में रहेगा। जैसे अगर मान के चलिए हम यहाँ एग्जांपल लेकर के चलते हैं, जैसे ए एक सेट है, सेट ए में मान के चलिए मेंबर 1 है, मान के चलिए आपका 2 है, और एक सेट आपका बी है, बी में टोटल मेंबर आपका 3 है। तो इस कंडीशन में अगर आप नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी के बीच, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा ए क्रॉस बी का वो हो जाएगा 2 का पावर आपका कितना, तो 2 इंटू 3, कहने का मतलब कि 2 का पावर यहाँ हो जाएगा 6। इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन। फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं। इनवर्स क्या होता है, तो अगर आर मान के चलिए एक रिलेशन जिसमें ए और बी के फॉर्म में आपका ऑर्डर पेयर बना हुआ है, जहां ए और बी दोनों बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, तो इस कंडीशन में अगर हम आर इनवर्स की बात करें तो बस जो ऑर्डर पेयर होता है वो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब जो
पहले ए था, ए के जगह पे बी आ जाएगा और बी के जगह पे चला जाएगा ए, मतलब पहले जो है मेंबर वो सेकंड सेट वाला आ जाएगा इनवर्स के कंडीशन में, और सेकंड में फर्स्ट सेट वाला का एलिमेंट चला जाएगा। तो ऑर्डर पेयर का पोजीशन चेंज हो जाएगा, मतलब जो पहला होगा वो सेकंड का काम करेगा और जो सेकंड रहेगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा, जहां बी और ए दोनों बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। तो ये था डोमेन, को डोमेन और रेंज। तो एक बार फिर से चर्चा करते हैं डोमेन, रेंज और को डोमेन का। तो डोमेन में होता है कि एक रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर होता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, सेकंड एलिमेंट का सेट को हम लोग बोलते हैं रेंज, और जो सेकंड सेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग को डोमेन। और अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन आर बराबर क्या होता है, तो 2 का पावर m इंटू n या p इंटू क्यू, जहां p जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a और q जो रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। इसके बाद आगे जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं जिसका हेडिंग्स बना हुआ है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन मतलब संबंध का प्रकार। जिसमें पहला लिखा हुआ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, पहला क्या लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, मतलब कि एक रिलेशन है किसमें, सेट ए में, इज रिफ्लेक्सिव इफ ए और ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। बोल रहा है कि वैसा रिलेशन को हम लोग बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है जिसमें सेट ए जो है वो सेट ए के ही साथ संबंध बनाता है। और कैसा एलिमेंट, तो एक एलिमेंट खुद से रिलेशन बनाएगा, उस कंडीशन में उस सेट को, उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे अगर मान के चलिए एक सेट है, मान के चलिए यहाँ पे 1 2 3 है, और एक यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं दिया हुआ है, तो देखिए 1 जो है 1 के साथ पेयर बना रहा है, 2 2 के साथ बना रहा है, 3 3 के साथ बना रहा है। जैसे 1 2 के साथ बना है कोई दिक्कत नहीं, 2 3 के साथ भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेट ए का जितना भी मेंबर है वो अपने आप मेंबर से, मतलब अगर आप सेट ए है मान के चलिए यहाँ पे, तो अगर सेट ए में सपोज मान लीजिए ए और बी मेंबर है, तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा और उसको रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे कि ए के साथ पेयर बना और बी फिर बी के साथ। अगर ए बी के भी साथ यहाँ बना रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ याद होना, मतलब यहाँ ए का सारा मेंबर इटसेल्फ के साथ आपका रिलेशन होना चाहिए, मतलब खुद के साथ पेयर बनना चाहिए। जितना भी, अगर 3 मेंबर है तो तीनों का यहाँ पे रिलेशन आपस में बनना चाहिए। तो इस कंडीशन में इस टाइप का जो रिलेशन होता है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद आगे बात करते हैं हम लोग साइमेट्रिक रिलेशन का। साइमेट्रिक क्या होता है, तो साइमेट्रिक में लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज साइमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है अगर आर से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर सपोज मान के चलिए कि अगर आप मान के चलिए यहाँ पे एक सेट लिए हैं, सेट में आपका मेंबर सपोज है 1 2 और 3। अब यहाँ से एक रिलेशन बना रहे हैं, तो रिलेशन में जैसे अगर इसने मान के चलिए 1 और 2 अगर रिलेशन आर में है, तो यहाँ पे 2 और 1 भी होना चाहिए। अगर मान के चलिए 2 और 3 इस रिलेशन में अवेलेबल है, तो यहाँ पे 3 और 2 भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जस्ट उसका अपोजिट भी उसी सेट में बिलोंग्स करना चाहिए। अगर मान के चलिए एक पेयर है और ए और बी का, तो उसी रिलेशन में बी और ए भी अवेलेबल होना चाहिए। उस कंडीशन में हम लोग उस रिलेशन को बोलेंगे साइमेट्रिक रिलेशन। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एग्जाम्पल कि बोल रहा है कि L with the set of all lines ना in a plane and R with the relation in L defined as R भी इक्वल टू L1 एंड L2, जहाँ L1 जो है परपेंडिकुलर है किसके साथ, L2 के साथ। तो L1 अगर L2 के साथ परपेंडिकुलर है, जैसे तो हो गया आपका कि नंबर्स के अकॉर्डिंग हम लोग डील किए, इसको समझे। अब जैसे बोल रहा है कि मान लीजिए एक लाइन है, इसका नाम है आपका L1 और ये लाइन जो है इसका नाम है आपका L2। तो अगर L1 जो है परपेंडिकुलर है किस पे, L2 पे, तो L2 भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, L1 पे।
तो इस कंडीशन में ये जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन कहलाएगा, तो ये कहलाएगा आपका साइमेट्रिक। कहने का मतलब है कि अगर कोई रिलेशन है, अब रिलेशन में मान के चलिए एक कोई ऑर्डर पेयर मान के चले, हम लोग मानते हैं कि 2 और 4 है उस रिलेशन पे, तो उसी रिलेशन में 2 और 4 के जगह 4 और 2 भी अवेलेबल होना चाहिए। 2 और 4 तो रहेगा ही, लेकिन उस रिलेशन में किसका ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 4 और 2 का भी होना चाहिए। उस कंडीशन में तो उसको बोलेंगे साइमेट्रिक रिलेशन, अन्यथा उसको साइमेट्रिक रिलेशन हम लोग नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो हटाते हैं फिर से एक बार समझते एक सेट और लेकर के। तो यहां से जैसे अगर मान के चलिए फिर से एक सेट लिए, मान के चलिए सेट ए में आपका मेंबर है 2 और 3 मान के चलिए, या फिर मान लिया हम लोग एक 4 भी ले लिए, और यहाँ एक रिलेशन लिए हम लोग, रिलेशन में आपका मान के चलिए 2 4 है, तो यहाँ पे 4 और 2 भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर 4 के साथ अगर 2 नहीं होगा तो इस कंडीशन में जो है रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो इसमें कौन कौन मेंबर होना चाहिए, तो यहाँ 4 है तो 4 के साथ फिर 2 होना चाहिए। अगर मान के चलिए 2 3 के साथ पेयर बना रहा है, तो यहाँ पे 3 2 भी होना चाहिए। अगर इस तरह का पेयर नहीं रहेगा तो इस कंडीशन में साइमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो साइमेट्रिक जस्ट उल्टा करता है, मतलब उसमें भी जस्ट उल्टा जो पेयर बनेगा उसका भी मेंबर होना चाहिए उस रिलेशन के अंतर्गत। ये हो गया आपका साइमेट्रिक। साइमेट्रिक के बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, तो ट्रांजिटिव में लिखा हुआ है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर से एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, देन इस कंडीशन में ए और सी का मेंबर, मतलब कि इसका जो सेकंड इस ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट का जो पेयर बनेगा वो भी, सॉरी, इसमें फर्स्ट एलिमेंट और इसमें आपका सेकंड एलिमेंट का जो पेयर बनेगा वो कहलाएगा आपका, वो भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में, तब उसको जाकर के बोलेंगे हम लोग साइमेट्रिक ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देख पा रहे हैं कि अगर 1 2 3 एक सेट है और एक यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ 1 2 1 3 2 3 1 1 और 2 2 और उसके बाद 3 3, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ देखें तो जैसे मान लीजिए 1 और कॉमा 2 ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, और उसके बाद 1 कॉमा 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। लेकिन इसमें कहता क्या है कि अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है इसका सेकंड मेंबर, कहने का मतलब कि 1 और 3 का फिर से मेंबर जो पेयर बनेगा वो भी होना चाहिए आर में। तो यहाँ से देख रहा हूँ फर्स्ट में 1 और यहाँ सेकंड 3 है, तो 1 3 ऑलरेडी इसमें बिलोंग्स कर रहा है। उसी तरह से आप सेकंड को लेकर के चलिए, जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 और 3 ये बिलोंग कर रहा है आर से, और 2 और 3 ये भी बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन इसमें देख रहे हो कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड 1 और 3 फिर से बिलोंग कर रहा है आपका रिलेशन आर से। फिर अगर इसको लेकर के चलिए तो 2 3 बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन आर से, और 3 3 भी बिलोंग कर रहा है आर से। कहने का मतलब है कि इसमें जो पेयर रहेगा आपका वो इस तरह से रहेगा कि उसका जो फर्स्ट पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उस सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का काम करेगा। जैसे अगर मान के चलिए इसको देखा जाए तो 1 कॉमा अगर 2 बिलोंग कर रहा है से, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो, सॉरी, यहाँ से सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का काम करेगा, तो यहाँ से 2 लेना होगा, 1 2 तो 2 और 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 भी बिलोंग कर रहा है से। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट अब इसका सेकंड एलिमेंट भी बिलोंग करना चाहिए आपसे, तो अगर इसका भी पेयर अगर हम लोग बनाएंगे 1 और यहाँ से 3 आएगा, ये भी ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है आपसे। तो इस कंडीशन में ये जो रिलेशन देख रहे हैं ये रिलेशन कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आपसे और b कॉमा सी बिलोंग, देख पा रहे होंगे यहाँ से कि b जो है यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है लेकिन यहाँ पे आपका फर्स्ट एलिमेंट का काम कर रहा है, और इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट ए और सी वो भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर से। इस कंडीशन में जो रिलेशन वो कहलाएगा ट्रांजिटिव, अन्यथा उस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। आगे बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो तीनों रिलेशन को होल्ड करता है, चाहे वो रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। अगर ये तीनों रिलेशन अगर
एक रिलेशन को होल्ड कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे देख पा रहे हो लिखा हुआ है कि रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कहने का मतलब है कि रिलेशन आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो अगर कोई रिलेशन तीनों रिलेशन को होल्ड कर रहा है, मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, साइमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो उस कंडीशन में वो जो रिलेशन है वो कहलाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 1 और 2 3 एक सेट्स है। अब 1 2 3 सेट में देखिए, अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्सिव में, तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन बताते हैं कि जो एक मेंबर होगा उस सेट का वो अपने आप से पेयर बनाता है, रिलेशन बनाता है। तो 1 1 2 2 और 3 3। यहाँ पे देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव को होल्ड कर रहा है। अब बात करें साइमेट्रिक का, तो साइमेट्रिक में जस्ट उल्टा, जैसे अगर 1 और 2 का पेयर है तो 2 और 1 का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 और 1 है। अगर 1 3 है तो 3 1 का भी पेयर होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 का भी पेयर होना चाहिए। तो ये होल्ड कर लिया आपका साइमेट्रिक को। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या बताते हैं कि अगर 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है सेट्स सॉरी रिलेशन आर से, और 2 और 3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से, यहाँ पे 1 और 3 का जो पेयर बनेगा, मतलब कि 1 और यहाँ 3 का जो पेयर बनेगा वो भी बिलोंग करना चाहिए आपसे। तो 1 3 ऑलरेडी है, 1 3 यहाँ बिलोंग कर रहा है और 3 3 है। तो कहने का मतलब कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, मतलब 1 3 फिर से आ जाएगा, 2 3 2 3, तो फिर से 2 3 का पेयर भी करना चाहिए। अब इससे करिएगा 1 1 और फिर यहाँ से करते हैं हम लोग 1 2, तो फिर 1 2 का भी पेयर बन जाएगा। तो इस कंडीशन में ऐसा जो रिलेशन रहेगा जो तीनों रिलेशन को होल्ड करता हो, चाहे रिफ्लेक्सिव हो, साइमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव हो, इस कंडीशन में ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, जो तीनों रिलेशन का प्रॉपर्टी का होल्ड करता हो। आगे हम लोग बात करते हैं वॉइड रिलेशन, या इसको इम्पटी रिलेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। वॉइड क्या होता है? तो वॉइड का मतलब एक तरह से रिक्त भी होता है, या इम्पटी मतलब रिक्त भी होता है। तो अगर कोई रिलेशन, अगर मान के चलिए कोई एक रिलेशन है जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बना हो, तो उस कंडीशन में उस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे वॉइड रिलेशन या फिर इम्पटी रिलेशन। तो यहाँ पे देख रहे होंगे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड वॉइड और इम्पटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए। बोल रहा है कि अगर एक भी एलिमेंट नहीं है जो रिलेशन बनाता है उसके साथ, सेट ए के साथ ही, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे हम लोग इम्पटी रिलेशन। जैसे लिखा हुआ कि आर बराबर क्या होगा 5, मतलब इसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, मतलब रिलेशन आर में एक भी मेंबर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ एग्जांपल्स कि अगर एक सेट है 1 2 3 4 5 इसमें मेंबर है, तो बोल रहा है कि एक रिलेशन आर है जिसमें a बी और a बी बराबर आना चाहिए आपको 12। तो इसमें से ए और बी के जगह कोई भी मेंबर आप रख करके देखिए, ए और बी को आपस में घटाने पे, मतलब अगर आप जैसे 5 और 4 लेते हैं तो 4 में से 5 को माइनस करिए, कभी 12 नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे कैसा हो जाएगा पेयर? तो इस कंडीशन में एक भी पेयर नहीं आएगा, मतलब आर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? तो आर बराबर आपके पास आ जाएगा 5, जो रिक्त रहेगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट है जिसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? तो इम्पटी में देखें कि एक भी रिलेशन नहीं होगा। यूनिवर्सल में क्या होगी कि हर एक, मतलब इसमें जितना भी नंबर्स रहेगा, जितना भी मेंबर्स रहेगा, जितना भी एलिमेंट्स रहेगा एक सेट का, उस सभी मेंबर जो है वो रिलेशन से जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब सेकंड सेट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। उस कंडीशन में उसको यूनिवर्सल रिलेशन हम लोग बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं कि ए रिलेशन और रिलेशन आर on a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A, that is R equal to A cross A। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखते होंगे कि अगर मान ली ए के साथ ही अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो ए का सारा मेंबर जो है ए के सभी मेंबर के साथ रिलेशन बनाएगा। तो यूनिवर्सल का मतलब एक तरह से आप संपूर्ण समझ सकते हैं या पूरा समझ सकते हैं कि सेट ए का सारा मेंबर जो होगा उस सेट ए के ही सारा मेंबर के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा? तो ए क्रॉस बी निकालिएगा।
तो ए क्रॉस बी में आप देख पाते होंगे कि सारा मेंबर्स का पेयर बन जाता है, ऑर्डर पेयर। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगर सेट ए में मान के चलिए मेंबर है 1 2 और 3 है, तो यहाँ से अगर हम लोग ए क्रॉस ए ही निकालते हैं, मतलब ए को ए के साथ करते हैं, तो पहला 1 1 के साथ बनाएगा पेयर, उसके बाद 1 फिर 2 के साथ बनाएगा, फिर 1 3 के साथ बनाएगा। उसी तरह से फिर 2 की बात करें तो 2 1 के साथ बनाएगा, फिर 2 जो है वो 2 के साथ बनाएगा, और फिर 2 जो है वो 3 के साथ बनाएगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 3 1 के साथ पहले बनाएगा, और फिर जो है 3 2 के साथ बना देगा, और 3 1 के साथ भी 3 के साथ भी बनाएगा। तो इस कंडीशन में एक तरह से ए क्रॉस बी। अब इसको आप बोल सकते हैं ए क्रॉस ए को या ए क्रॉस बी मान के चलिए, अगर दोनों सेम सेट ही है तो सेम सेट से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है यूनिवर्सल में। तो यहाँ पे जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन को हम लोग बनेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, एक तरह से उसको आप रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव को हम लोग आइडेंटिटी नहीं बोल सकते हैं। आइडेंटिटी में क्या होगा कि जो रिलेशन बनेगा, अगर मान लीजिए कोई सेट ए है और सेट ए में अगर मेंबर्स है 1 2 3, तो सेट ए का मेंबर ए के साथ ही रिलेशन बनाएगा, जैसे 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ बनेगा। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव में 2 3 के साथ भी रिलेशन बना लेता है, 1 3 के साथ भी रिलेशन बनाता है, तो उसको रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी अवेलेबल होता है, लेकिन आइडेंटिटी में रिफ्लेक्सिव में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए रिफ्लेक्सिव को जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है उसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आइडेंटिटी रिलेशन की अगर हम लोग बात करें यहाँ से आइडेंटिटी रिलेशन का, तो आइडेंटिटी पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं यूनिवर्सल का। तो लिखा हुआ है कि ए सेट है, सेट ए में आपका 1 2 3 4 5 मेंबर है, और रिलेशन दिया हुआ है ए बी जो दोनों बिलोंग कर रहा है आर से, और रिलेशन का कंडीशन है कि मतलब एक अंडर मोड है ए माइनस बी जो होना चाहिए ग्रेटर इक्वल 0। तो किसी भी दो नंबर्स को आप लीजिएगा तो 0 या 0 से बड़ा आएगा, तो इस कंडीशन में अपने आप में सभी एलिमेंट जो है खुद के साथ रिलेशन में बनाएगा, और बाकी जैसे 1 है तो 1 1 के साथ भी बनाएगा, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, दूसरी तरह से 2 1 2 3 4 5 सबके साथ बनाएगा। तो इस कंडीशन में सब मेंबर जो रहेगा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, एक रिलेशन में रहेगा, तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी में भी जस्ट हम लोग चर्चा किए कि आइडेंटिटी में जो होता है किसी भी सेट्स का जो मेंबर्स है, मतलब सेट अपने सेल्फ के साथ रिलेशन बनाता है, और फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ। इसमें सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड के साथ, या जो थर्ड है वो फर्स्ट के साथ नहीं बनाएगा ऑर्डर पेयर, इसमें केवल सेल्फ के साथ बनाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी में देख पा रहे होंगे कि रिलेशन आई, a relation I on a set A is identity relation if every element of A is related to itself only। itself only मतलब जो प्रत्येक एलिमेंट है वो केवल खुद से ही रिलेशन बनाएगा, तो उस कंडीशन में उसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। और अगर इसके अलावा भी अगर मान के चलिए कोई रिलेशन बनाता तो वो रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव। जैसे एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 कोई मेंबर है, और एक यहाँ पे रिलेशन आपका 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर मान के चलिए इसी में एक और मेंबर इंक्लूड हो जाए, जैसे मान लिया 2 3 के साथ अगर रिलेशन बनाता, तो इस कंडीशन में इस रिलेशन को जो हम लोग आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। तो आइडेंटिटी में जो होता है सेट्स का जो मेंबर होता है वो सेल्फ के साथ रिलेशन बनाता है, केवल सेल्फ वाला ही रहेगा, उसमें दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकता है। आगे बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंस क्लास का। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसी को हम लोग एक तरह से इक्विवेलेंस क्लास के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंस क्लास, जिसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट में ए से इंडिकेट करते हैं, कंटेनिंग ए बिलोंग्स टू एक्स फॉर एन equivalence relation R in X is the subset of X containing all the element of B related to A। तो यहाँ पे बोल रहा है एक तरह से कि जैसे मान के चले जो इक्विवेलेंस क्लास होता है वो एक रिलेशन ही होता है। कैसा रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन ही होता है। आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद
एंटी साइमेट्रिक रिलेशन का। एंटी साइमेट्रिक रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो एंटी साइमेट्रिक क्या होता है, तो एक तरह से आप जैसे भी हम लोग जस्ट देखे साइमेट्रिक, तो साइमेट्रिक में कंडीशन था कि अगर मान के चलिए ए कॉमा जो है बी का जो पेयर है वो बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन अगर बी कॉमा ए भी बिलोंग करेगा कब, आर से, अगर ये बिलोंग कर गया तो इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक, साइमेट्रिक। लेकिन अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए बी कॉमा ए नहीं बिलोंग करना चाहिए आर से, इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एंटी साइमेट्रिक। क्या बोलेंगे, एंटी साइमेट्रिक। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कॉमा ए अगर नहीं बिलोंग करे आर से, तब उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे इसको एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एन एंटी साइमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है आर से। कब करेगा, जब ए और बी जो है वो दोनों इक्वल रहे। अगर इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में बिलोंग्स नहीं कर सकता है। चूंकि अगर कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम लोग मान लीजिए एक लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन को, तो आइडेंटिटी रिलेशन में देख पाते हैं 1,1 बिलोंग करेगा 2,2। अगर मान लीजिए एक सेट है जिसमें मेंबर आपका है 1 2 और 3, तो 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3 का पेयर बनेगा। तो ये जो है रिलेशन ही कैसा है, तो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। अब आइडेंटिटी जो होता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन, वो एंटी साइमेट्रिक रिलेशन भी कहलाता है। आइडेंटिटी रिलेशन एंटी साइमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन से अगर हम लोग बात करें 1 1 का, तो एक्सचेंज भी करिएगा। अगर मान लीजिए पोजीशन अगर आप चेंज करते हैं पहला और दूसरा मेंबर का, तो 1 1 ही आएगा। इसमें पहला दूसरा करिएगा तो 2 2 ही आएगा और 3 ही आएगा। तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है से और आपका बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है से, तो पॉसिबल कब है एंटी साइमेट्रिक मैट्रिक्स में, जब ए और बी अगर इक्वल रहेगा। अगर ए और बी इक्वल नहीं रहेगा तो इस कंडीशन में एंटी साइमेट्रिक मैट्रिक्स में ए और बी तो बिलोंग करेगा आर से, लेकिन बी कॉमा ए बिलोंग्स नहीं करेगा। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अगर ए और बी बराबर है तो लिखा हुआ है कि देन मे बी रिलेटेड टू बी और बी में बी रिलेटेड टू ए, बट नेवर बोथ। बोल रहा है कि ए बी के साथ रिलेशन बनाएगा या बी ए के साथ, लेकिन दोनों रिलेशन कभी नहीं बना सकता है। जैसे वही चीजें कहना चाह रहा है कि ए बी बिलोंग करेगा आर में, लेकिन बी ए बिलोंग नहीं करेगा। कब पॉसिबल है कि ए बी या बी ए दोनों बिलोंग करेगा, तो जब ए और बी दोनों इक्वल रहेगा तब। एग्जांपल्स लिखा हुआ फर्स्ट में कि द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए इज एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। बोल रहा है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो एंटी साइमेट्रिक होता है, क्योंकि उसको एक्सचेंज करने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर मान के चलिए जो ऑर्डर पेयर का मेंबर्स है, फर्स्ट को सेकंड या सेकंड को फर्स्ट में अगर हम कर दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो एंटी साइमेट्रिक रिलेशन होता है। सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, तो सेकंड में बोल रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन, आर एक रिलेशन है। इसको इरेज कर लेते, उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका क्या है। तो बोल रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन अ सेट एन, एन बोले तो नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे लिखा हुआ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई, जहाँ x जो है वो डिवाइड करेगा किसको, y को, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n, जहाँ x और y बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, तो मान लीजिए सेट है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 और यहाँ से 5 6 7, ऐसे इस तरह से डॉट डॉट जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए आप ऐसे चाहें तो नंबर्स को भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बिना नंबर दिखाए भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से अगर मान लेते हैं कि लेट ए कॉमा जो बी है वो बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ए कॉमा बी में कैसा मेंबर रहेगा, तो जहां पे क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डिवाइड्स वाई, मतलब ए जो है वो डिवाइड करेगा किसको, बी को, मतलब ए जो है वो डिवाइड करेगा बी को, मतलब बी जो रहेगा, मतलब सेकंड पोजीशन पे जो नंबर रहेगा वो ए से डिविजिबल रहेगा। कहने का मतलब है अगर आप यहाँ पे एग्जांपल्स के रूप में चाहें तो आप इसको ले सकते हैं 3,6, ये बिलोंग करेगा किससे, एन से।
मतलब अगर आप चाहे देख, चूंकि अब सब मेंबर को दिखाना पॉसिबल नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए और बी के फॉर्म में मान लेंगे। तो 3,6 बिलोंग्स तो करेगा एन से, बट अब बताइए यहाँ से 6,3 बिलोंग नहीं करेगा किससे, एन से। क्यों नहीं करेगा? तो ऐसा 6 और 3 नेचुरल नंबर है, बट एक मिनट, सॉरी गलत है थोड़ा सा। जैसे मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ से लिए कि ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग करेगा एन से, नेचुरल नंबर से, जहां अगर हम लोग ए और बी की बात करें तो ये रिलेशन बनाएगा, रिलेशन में रहेगा ए और बी। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए हम 2, 4 या 3, 6 को भी ले रहे हैं तो 2,4 बिलोंग करेगा आर से, जहां पे क्या रहेगा, तो ए जो है वो डिवाइड करेगा किसको, बी को। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, 4 को। लेकिन अगर हम यहाँ से ऐसा पेयर बना दे 4,2 का, वो नहीं बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। क्यों नहीं करेगा? तो चूंकि जो 4 है वो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पे डिवाइड को काटा हुआ है, जैसे 4 जो है वो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो ये काट दिया हम केवल ऐसे ना, वो 2 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो इस कंडीशन में जो रिलेशन है ये कैसा रिलेशन कहलाएगा, तो 2,4 तो बिलोंग कर रहा है, बट 4,2 नहीं बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब है कि एंटी साइमेट्रिक में सीधा सी बात समझना है आपको कि एंटी साइमेट्रिक में जो होता है वो होता है कि अगर आप ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, तो यहाँ से बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स नहीं करेगा किसमें, रिलेशन आर में। तो इस कंडीशन में इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो रिलेशन से रिलेटेड है। जिसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि द आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बोल रहा है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, जैसे कि हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका जो उल्टा होगा वो नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई सेट है आपका, और इसमें सेट में मान के चलिए मेंबर 1, 2, 3 लेकर चलते हैं हम लोग, और एक इसी से रिलेशन बनाते हैं, तो आइडेंटिटी में क्या होता है कि इटसेल्फ के साथ रिलेशन बनाता है, मतलब 1, 1 के साथ ही, 2, 2 के साथ, और 3, 3 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलेंगे। आइडेंटिटी इसको आप बोल सकते हैं, आइडेंटिटी के साथ साथ इसको आप रिफ्लेक्सिव भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक और रिलेशन लेते हैं जो रिफ्लेक्सिव होगा, जैसे कहने का मतलब 1, 1 का रह गया पेयर, 2, 2 का पेयर हो गया, उसी तरह से 3, 3 का पेयर हो गया, और फिर मान के चलिए 1, 3 के साथ पेयर बना, तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा बट आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिखा हुआ इनवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट। नॉन वॉइड बोले तो नॉन इम्पॉर्टी भी बोल सकते हैं आप उसको। ए इज रिफ्लेक्सिव, कह रहा है कि एक रिलेशन जो होगा यूनिवर्सल रिलेशन नॉन इम्पॉर्टी सेट का, वो जो है वो कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि रिलेशन विच इज नॉट साइमेट्रिक इज नॉट नेसेसरली एंटी साइमेट्रिक। अगर मान के चलिए कोई रिलेशन है वो साइमेट्रिक नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि अगर साइमेट्रिक नहीं है तो एंटी साइमेट्रिक होगा ही। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट इज एन एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। बोल रहा है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो आपका एंटी साइमेट्रिक रिलेशन होता है। जस्ट हम लोग एग्जांपल भी देखे थे एंटी साइमेट्रिक रिलेशन में। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन। बाय फॉर यूनियन इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू। बोल रहा है कि अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन है और अगर आप उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में जो इंटरसेक्शन है वो इक्विवेलेंस होगा। लेकिन अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन करते हैं तो इक्विवेलेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ रिवर्सल चला कि अगर मान के चलिए ए सवार दो रिलेशन, इसका कंपोजिशन का अगर आप इन्वर्स करते हैं तो पहले आएगा रिलेशन आर, उसके बाद फिर आएगा रिलेशन एस, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब आर इनवर्स रिलेटेड रहेगा एस इनवर्स के साथ।
तो इसको हम लोग रिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं, रिवर्सल रूट के नाम से भी जानते हैं। आगे पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। अगर हम लोग बात करें फंक्शन का, तो जो फंक्शन होता है वो एक तरह से रिलेशन ही होता है, लेकिन वैसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे जिसका फर्स्ट सेट जो होता है उसका सभी मेंबर सेकंड सेट में केवल एक या एक से अधिक इमेज बनाता हो। जैसे एक इमेज बनाता हो, अगर मान के चलिए फर्स्ट सेट का सारा मेंबर में से कुछ मेंबर्स अगर मान के चलिए बी के साथ अगर रिलेशन नहीं भी बनाता है तो रिलेशन कहलाएगा, लेकिन उसको फंक्शन हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन में देख पा रहे होंगे कि रिलेशन ए फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन if every element of set A has one and only one image in set B। बोल रहा है कि सेट A का मेंबर, ये सेट A का प्रत्येक मेंबर जो होता है उस सेट B में उसका केवल एक और एक इमेज होना चाहिए। आगे इसमें लिखा हुआ कि इफ F इज अ फंक्शन है फ्रॉम A टू B और A B बिलोंग कर रहा है फंक्शन F से, देन F A जो है B के इक्वल होगा, वेयर B इज कॉल्ड image of A and under F and A is called pre-image of B। बोल रहा है कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पेयर एक बनाते हैं, मान के चलिए 1 और 2 का एक पेयर है जो F से बिलोंग कर रहा है, या मान के चलिए R से ही बिलोंग कर रहा है। F फंक्शन हो गया, R हो गया रिलेशन। तो इसमें जो है पहला एलिमेंट 1 और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट जो 2 है, कि 2 जो है इमेज कहलाएगा। इमेज किसका? तो 1 का। लेकिन जो 1 यहाँ पे देख रहे हैं इसको आप प्री इमेज बोल सकते हैं। प्री इमेज किसका? तो 2 का प्री इमेज कहलाएगा। तो वही चीजें कह रहा है कि अगर मान के चलिए f कोई फंक्शन है और a और b बिलोंग कर रहा फंक्शन f में, जहां f इक्वल टू b है तो b जो है वो a का इमेज कहलाएगा और a जो है वो b का प्री इमेज कहलाता है। आगे इसमें थोड़ा सा और लिखा हुआ कि द फंक्शन फ्रॉम a टू b डिनोटेड बाय f सच दैट a टेंड्स टू b, और a टेंड्स टू b भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल से यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर a कोई सेट है जिसमें मेंबर 1 2 3 है और b कोई सेट है जिसमें मेंबर a और b है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे हम लोग यहाँ पे 3 रिलेशन लेकर के चले हैं, रिलेशन R1 R2 और R3। अब इसमें कौन सा रिलेशन को आप फंक्शन बोल सकते हैं और कौन सा रिलेशन को आप फंक्शन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जो है वो 2 के साथ इमेज बना रहा है, 2 जो है वो b के साथ बना रहा है और 3 जो है वो a के साथ, मतलब a का टोटल मेंबर सेट b के साथ इमेज बना रहा है। सेकेंड रिलेशन की बात करें तो 1 a के साथ भी बना रहा है, 1 b के साथ, 3 a के साथ और 2 फिर b के साथ। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे 1 a के साथ भी रिलेशन बना रहा है, 1 b के साथ भी बना रहा है, तो इस कंडीशन में जो रिलेशन है फंक्शन नहीं कहला है, क्योंकि एक एलिमेंट जो होगा पहला सेट का सेकेंड सेट से एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है। फर्स्ट सेट का 2 एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ सेकेंड सेट का एक एलिमेंट के साथ इमेज बना सकता है। अब उसी तरह से रिलेशन 3 है तो 1 1 के साथ बना रहा है, 2 b के साथ, तो इटसेल्फ हो गया। तो इस कंडीशन में रिलेशन सॉरी फंक्शन जो है वो नहीं कहलाएगा, रिलेशन है बट फंक्शन नहीं। तो इस कंडीशन में ये जो है ये फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा क्योंकि 1 a के साथ, 2 b के साथ और 3 a के साथ, मतलब फर्स्ट सेट का टोटल मेंबर सेकेंड सेट के मेंबर के साथ इमेज बना रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट का आपका इमेज है किसमें? सेकेंड सेट। अगर इसमें से किसी भी एक एलिमेंट का इमेज नहीं होता इस कंडीशन में वो रिलेशन तो हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये और ये फंक्शन नहीं था, बट ये वाला जो है फंक्शन था। तो फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन एक तरह से रिलेशन ही होता है, बट कैसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे फंक्शन है? तो वैसा रिलेशन जिसमें पहला सेट का हर एक मेंबर का इमेज बनता हो किसमें? सेकेंड सेट में। उस कंडीशन में जो रिलेशन है वो फंक्शन कहलाएगा, अन्यथा उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फंक्शन कौन कौन टाइप का होता है। तो पहला यहाँ पे हेडिंग्स बना हुआ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है? तो आइडेंटिटी फंक्शन में एफ एक्स बराबर वाई, एफ एक्स बराबर वाई भी बोल सकते हैं, या इसका जो मेंबर है वो एक्स के बराबर ही रहेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे एफ एक्स को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं, एक्स को हम लोग एक्स से लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्स एक मेंबर और एक आपका है वाई मेंबर। इस कंडीशन में ए और ए के फॉर्म में पेयर रहेगा। कहने का मतलब कि यहाँ पे
दोनों इक्वल नंबर्स रहेगा, मतलब फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट रहेगा और सेकंड सेट का जो एलिमेंट रहेगा दोनों आपका इक्वल्स रहेगा, उस कंडीशन में इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो लिखा हुआ है क्या, फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r बोले तो रियल नंबर डिफाइंड बाय fx बराबर x फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है r से इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन एंड जनरली डिनोटेड बाय ir। इसको हम लोग ir से डिनोट करते हैं, जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसको ir से डिनोट करते हैं। इट पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो हमेशा पास करता है ओरिजिन से, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ जो बनेगा, एक लाइन जो बनेगा वो स्ट्रेट होता है, उसी चीज को बताने का कोशिश कर रहा है यार। डोमेन एंड रेंज आर आर बोल रहा है कि इसमें जो इसका डोमेन होगा और जो इसका रेंज होगा ये दोनों के दोनों आर ही होगा, मतलब कि रियल नंबर, चूंकि दोनों वैल्यू क्या रहता है, इक्वल होता है पेयर। अब यहाँ पे देख पा रहे हो ग्राफ बना हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन का। अगला जो फंक्शन है ये केवल चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ये पढ़ना वैसे डीपली नहीं है, इसके बारे में भी कुछ होगा भी नहीं। अब आगे चल करके जो काम का चीज है उसमें आपका वन वन है, ऑन टू है, मेनी वन है, इनटू फंक्शन है, ये सब के बारे में हमको जानना जरूरी है, तो इसको केवल हम लोग देख लेते हैं ऐसे। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट में क्या होता है, तो किसी फंक्शन का जो वैल्यू रहेगा वो फिक्स रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू c, जहां x बिलोंग कर रहा है इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन वेयर c इज कांस्टेंट। जहां पे c कैसा रहेगा, तो कांस्टेंट, जो मतलब चेंजेबल न हो, फिक्स रहता है। आगे इसमें लिखा है कि द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। किसका पैरेलल रहेगा, x एक्सिस का। हियर डोमेन ऑफ r, डोमेन ऑफ f इज r एंड इट्स रेंज इज c। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए एक fx फंक्शन है जिसका वैल्यू क्या है, c के बराबर है या y जो होता है, तो कहने का मतलब है कि जहाँ x है, मतलब x कहने का मतलब कि यहाँ पे तो x रहेगा लेकिन ये c फिक्स रहेगा। अगर हम यहाँ पे b भी करें तो ये c हो। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे आप एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं कांस्टेंट फंक्शन का, तो अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपका 2 फिक्स रहेगा, अगर यहाँ 3 हो रहा है तो यहाँ पे आपका 2 फिक्स रहेगा, अगर यहाँ 4 हो रहा है तो भी यहाँ पे 2 फिक्स रहेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इधर वाला जो मेंबर होता है इसका जो सेट्स होता है इसको डोमेन हम लोग बोलते हैं, और इधर वाला जो मेंबर होता है इसका सेट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। तो वही चीज कह रहा है कि इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर ही कहलाएगा, बट रेंज जो होगा वो केवल से आएगा। यहाँ पे ग्राफ देख पा रहे होंगे कि y बराबर या fx बराबर एक तरह से 2 है, तो यहाँ पे जो लाइन है आपका फिक्स्ड हो जा रहा है। आगे बात करते हैं अगला जो फंक्शन है जिसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो पॉलिनोमियल आपका, पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपका एक इक्वेशन के रूप में रहेगा, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, या फिर आपका क्यूबिक हो। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है क्या, रिलेशन सॉरी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ जहाँ r टेंड्स कर रहा है r की, मतलब रियल नंबर डिफाइंड बाय fx इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 anxn, where n is non-negative integer and a0 a1 डॉट 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 n जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर आप पॉलिनोमियल नंबर्स के बारे या पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर पढ़ोगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में पढ़ोगे, तो पॉलिनोमियल इक्वेशन के जस्ट पहले अगर हम fx लगा देंगे तो बन जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ से fx बराबर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2, या फिर आप fx बराबर लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सब के सब कैसा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल। लिखा हुआ है कि इट इज अ कर्विकल, एक ऐसा शेप बनाता है, कर्विकल बनाता है। इट में रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन पैराबोला etc। बोल रहा है इससे आप कर्विकल भी बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है ना, पैराबोला भी बन सकता है। अगर मान के चले हम लोग fx बराबर केवल x लिख दें तो आइडेंटिटी फंक्शन तो है, आइडेंटिटी के साथ साथ x की क्या अपने आप में पॉलिनोमियल का काम कर रहा है।
तो अगर x का अगर हम लोग ग्राफ बनाए केवल तो आइडेंटिटी स्टेट में बनाएगा आपका। हेयर डोमेन ऑफ f इज r एंड रेंज इज एलिमेंट्स ऑफ r। तो बोल रहा है कि इसका डोमेन और जो रेंज होगा वो r ही होगा, या को डोमेन भी r होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा कि एसोसिएटेड विथ एलिमेंट्स ऑफ r डोमेन। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो फंक्शन है जिसका नाम है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में क्या होगा, तो इसमें जो फंक्शंस रहेगा वो कोसेंट के फॉर्म में रहेगा, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू के रूप में रहेगा, भिन्न के रूप में रहेगा, जिसको आप px बाई qx के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर बात करें तो अगर एक फंक्शन अगर हम लोग यहाँ से fx बराबर ले, यहाँ हो सकता है कि x स्क्वायर प्लस 1 हो और नीचे केवल 2x हो, इस तरह से आपका फंक्शन रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रेशनल, जो px बाई qx के फॉर्म में रहेगा, जहाँ qx जो रहेगा वो डज नॉट इक्वल रहेगा 0 का। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे px एंड qx आर टू फंक्शंस है, देन px अपॉन qx इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन प्रोवाइडेड जहाँ qx डज नॉट इक्वल रहेगा किसका, 0 का, मतलब qx का जो वैल्यू रहेगा वो 0 का इक्वल नहीं होना चाहिए। नोट यहाँ लिखा हुआ है कि px एंड qx आर डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बट एक्सप्रेशन 1 by qx is not defined from those value of x for which qx vanishes. Here domain of here domain of एक मिनट prepare for export। क्या होने लगा ये चलिए यहाँ पे देख पा रहे हो लिखा हुआ कि डोमेन ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स इज एक्स, जहाँ बिलोंग कर रहा है R से, जिसमें क्यू एक्स माइनस हो जाएगा। क्यू एक्स बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे 0। आगे हम लोग फंक्शन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मॉडुलस फंक्शंस में लिखा हुआ है कि फंक्शन f such that r tends to r defined by fx equal to mod x। fx equal to mod x, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, जहां x होगा, जहां x ग्रेटर इक्वल क्या रहेगा आपका 0, और माइनस x लेंगे कब, जहां x रहेगा आपका 0 से लेस। तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे हम लोग मॉडुलस फंक्शन। कहने का मतलब है कि अगर आप पॉजिटिव x रख रहे हैं तो x का जो वैल्यू रहेगा वो आपका 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, और अगर आप नेगेटिव x रख रहे हैं तो इस कंडीशन में x का जो वैल्यू रहेगा वो आपका माइनस में रहेगा। तो मॉडुलस फंक्शन ये होता है fx बराबर mod x। Here domain of the set of real number and range of such set non-negative real number। अब जैसे मान लीजिए फंक्शन है मॉडुलस x, fx की अगर हम लोग बात करें तो fx को हम लोग इस तरह से लिखते हैं मॉडुलस x में। तो अगर हम लोग यहाँ से f माइनस 1 भी लें, माइनस 1 करने पे 1 ही मिलेगा, और अगर आप यहाँ से 1 भी लीजिएगा तो भी आपका वैल्यू क्या मिलेगा, मॉडुलस करने के बाद 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो डोमेन है, कहने का मतलब यहाँ माइनस तो आएगा लेकिन रेंज हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ -2 ले रहे हैं तो यहाँ पे रेंज हमेशा 2 रहेगा। तो यहाँ से जो देख रहे हैं ये आपका पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जो सेट्स बनेगा वो रेंज कहलाएगा, और इसका जो सेट बनेगा फर्स्ट एलिमेंट का उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन। तो डोमेन रियल नंबर हो जाता है, लेकिन को डोमेन जो है वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर होता है। आगे बात करते हैं हम लोग सिग्नम फंक्शन का। अगर हम सिग्नम फंक्शन की बात करें तो लिखा हुआ कि द फंक्शन f r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू mod x अपॉन x। इस तरह का फंक्शन होता है तो mod x अपॉन x के फॉर्मेट में होता है, जहां जो है वैल्यू -1 आएगा कब, अगर x का मान 0 से छोटा रहेगा, 0 आएगा अगर x का वैल्यू 0 रहेगा, और 1 आएगा अगर x जो है वो बड़ा रहेगा 0 से। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। Here domain of the signum function is r and the range of the set -1 0 और 1। कहने का मतलब किसको सोल्व करेगा तो इसका 3 वैल्यू आएगा, -1 0 और 1। जो तो वैल्यू आएगा आपका -1 0 1, इसको हम लोग रेंज बोलेंगे, और जो रियल नंबर है उसको बोलेंगे हम लोग डोमेन। फिर आगे लिखा हुआ कि द फंक्शन f such that r tends to r डिफाइंड बाय। तो इस तरह से भी आप इसको डिफाइंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिफाइंड किया हुआ है, और डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन r है,
वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज। तो यहाँ पे इस तरह से इसका देख पा रहे हैं ग्राफ बना हुआ है, जहाँ पे यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो वैल्यू रहेगा y का वैल्यू 1 और एक जो y का वैल्यू है -1 और एक आपका मिलेगा वैल्यू आपको 0। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो अगला जो पॉइंट बना हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बना हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द फंक्शन f such that r tends to r defined by fx equal to x। तो ये जो डिनोशन है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जहां x जो है वो बिलोंग कर रहा है r से। एज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द x। कहने का मतलब है कि जो वैल्यू रहेगा x का वो लेस देन भी x हो सकता है या x का इक्वल भी हो सकता है। इट्स कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्राफ थोड़ा ब्लर दिखेगा क्योंकि इसका इमेज लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें तो अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाले, मान के चले अगर हम बोले 1.2 का, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ से 1.2 लिखेंगे तो वैल्यू जो आपको मिलेगा 1 के रूप में मिलेगा। अगर हम लोग मान लिया यहाँ से 2.5 का वैल्यू अगर निकाले तो यहाँ पे अगर 2.5 लिख रहे हैं तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा आपको 2 मिलेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव लेकर के चल रहे हैं, माइनस मान लिया 3.5 लेकर के चल रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ से -3.5 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -4। तो इस तरह से वैल्यू आते जाता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया है वो आपका 2 के पहले मतलब 2 से पहले जो ही वैल्यू रहेगा मतलब 1 पॉइंट समथिंग उसका जो बनेगा ग्राफ वो कहाँ जाएगा आपका 1 के ऊपर। लेकिन 2 और 3 के भी जितना ही वैल्यू रहेगा 3 छोड़ करके मतलब 3 के जस्ट इधर वाला वो आपका 2 पे आकर के मिलेगा। उसी तरह से 3 से उधर जो रहेगा वो आकर के 3 पे मिलेगा। लेकिन निगेटिव में जस्ट उल्टा होता है कि अगर मान के चलिए 0 से एबव और 1 या 1 से लेस रहेगा तो आकर के मिलेगा -1 पे, और -1 से बड़ा और -2 से आपका मतलब -1 के इस साइड और -2 या उससे जो छोटा रहेगा यहाँ से आकर के मिलेगा आपका मतलब उससे जो बड़ा वैल्यू है इसके बीच जो रहेगा वो मिलेगा आपको 2 पे। तो इस तरह से इसका ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला पॉइंट है जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। तो हम लोग को मेन आपका यहीं से पढ़ना है अलजेब्रा फंक्शन। अभी जो हम लोग पढ़े क्या बोलते हैं, तो अभी जो हम लोग पढ़े जैसे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन क्या होता है, तो ये सब से आपका क्वेश्चंस नहीं आता है एग्जाम्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा फंक्शन। अलजेब्रा क्या होता है, तो दो फंक्शन को ऐड कैसे करेंगे, दो फंक्शन को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करिएगा, सब्ट्रैक्ट कैसे करिएगा, एक दूसरे को डिवाइड करिए कैसे करिएगा, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड कैसे करिएगा, तो वही कहलाता है आपका अलजेब्रा फंक्शन। तो लिखा हुआ है कि लेट एक्स, एफ जो है फंक्शन है जो एक से आर में जा रहा है और दूसरा फंक्शन जी है जो एक से आर की ओर जा रहा है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि टू जो है आपका रियल फंक्शन दिया हुआ है। तो पहला आपका एडिशन के लिए बात है, तो एडिशन में बोल रहा है कि एडिशन ऑफ टू फंक्शंस में a प्लस जी से इंडिकेट करते हैं, जहां a जो है रियल नंबर की ओर टेंस करता है। या इसी को अगर हम लोग कंपोजिशन करके बनाए तो a प्लस जी एक्स हो जाएगा, जिसको बराबर में एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। मतलब कि अगर दो फंक्शन को अगर आपस में आप ऐड करिएगा तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे फॉर ऑल जहाँ x बिलोंग करेगा x। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दें, और एक एफ एक्स फंक्शन है जिसमें हम लोग वैल्यू ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा फंक्शन जी एक्स है जिसमें हम लोग वैल्यू ले लिए मान के चलिए आपका केवल 2x है। इस कंडीशन में अगर हम लोग एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालें, एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू की हम लोग बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका वाला रह जाएगा और फिर प्लस हो जाएगा आपका 2x। तो कहने का मतलब है कि इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको अगर हम पूरा लिखना चाहें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ से सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्ट्रैक्शन का, घटाने का, तो सेम वही रूल है कि अगर f माइनस एक्स जहाँ x टेंस कर रहा है r की ओर तो f माइनस एक्स इंटू एक्स कहने का मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स कर सकते हैं। जैसे वही अगर मान लिया हम लोग इसी फंक्शन को एक दूसरे से घटाए तो अगर हम यहाँ से एफ एक्स माइनस अगर हम यहाँ से जी एक्स करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रह जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2x। तो इसको करेंगे तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या 2x और फिर प्लस करने पे 1, तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा।
नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। अगर कोई फंक्शन है और उसमें हम स्केलर मतलब कोई स्केलर वैल्यू से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू से उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि के जो है कोई स्केलर है और यहाँ पे एफ जो है फंक्शन है एक्स टेंस कर रहा है आर की ओर, डिफाइंड एज के एफ एक्स, मतलब के बाहर आ जाएगा और फंक्शन एफ एक्स अलग हो जाएगा, जहाँ एक्स बिलोंग करेगा एक्स से और के जो रहेगा वो स्केलर रहेगा। जैसे कि अगर मान के चले हम लोग यहाँ से एफ एक्स बराबर एक फंक्शन लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही ले लिए और इसमें अगर हम लोग मान ली 4 से मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन में, तो इसका सारा मेंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि 4 को x के साथ भी करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 2 के साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा। आगे जो पॉइंट बना हुआ है इसके बारे में देख लेते हैं हम। अलजेब्रा फंक्शन में ही अगला पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। जैसे अगर दो फंक्शन इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स हम लोग लेकर के चलते हैं। जैसे अगर आपके पास एफ एक्स बराबर एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक फंक्शन अगर हम लोग जी एक्स बराबर लेकर के चलते हैं 3x, अगर हम लोग यहाँ दोनों का प्रोडक्ट करें एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो इस कंडीशन में पहले एफ एक्स का मेंबर रखेंगे हम लोग और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से 3x को रख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को 3x के साथ करेगा तो स्केलर भी साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 3x क्यूब हो जाएगा आपका, और 1 के साथ करेंगे तो ये 3x ही रह जाएगा। कोसेंट की बात करें, मतलब अगर दो फंक्शन को आपस में डिवाइड कराते हैं, जैसे कि एफ एक्स बाई जी एक्स लिखा हुआ है जहाँ जी एक्स डज नॉट इक्वल रहेगा 0 का, तो उसको अगर मान के चले एफ एक्स एक मान के चले आपके पास अगर फंक्शन है जिसमें एफ एक्स का जो वैल्यू आपका है हम यहाँ से दे दिए 3x स्क्वायर केवल, और यहाँ से जो जी एक्स वैल्यू है इसका वैल्यू मान के चलिए हम बोले कि केवल x है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग एफ एक्स अपॉन जी एक्स का वैल्यू निकालते हैं एफ एक्स अपॉन जी एक्स का, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और अपॉन में मान लीजिए जी एक्स का वैल्यू क्या है आपका x, अगर आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं या जैसे इसका वैल्यू जो पावर है 1 ऊपर जाएगा तो -1 करने का मतलब कि यहाँ से मिलेगा आपको 3x। तो ये हो गया आपका कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। ये था आपका मल्टीप्लिकेशन, इससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन और इसके साथ साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। आगे भी हम लोग को पढ़ना है काइंड ऑफ फंक्शंस। काइंड ऑफ फंक्शन में हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका एग्जामिनेशन के व्यू से, जो कि यहाँ से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर 1 मार्क्स में चलेगा तो 1 मार्क्स में भी रहेगा, तो एक रहेगा आपका क्वेश्चन आपका जो शॉर्ट टाइप से रहेगा 1-2 क्वेश्चन। अब जैसे एग्जाम के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मॉडल सेट आ जाता तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, मॉडल सेट क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन अगर जैसे पहले जो एग्जाम होता है जैसे मान लीजिए 23-24 में हुआ तो उसमें आपका 40 क्वेश्चन जो था शायद एमसीक्यू था, तो उसमें आपका 2 से 3 क्वेश्चन देखिएगा तो आपका 1 नंबर का मिलेगा, और आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा लॉन्ग टाइप में जाएगा, मतलब कुल मिला करके इस चैप्टर से आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का मैक्सिमम, 6 नंबर नहीं। तो काइंड ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन है जिसका नाम है 1-1 फंक्शन, या इसको हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। अब 1-1 फंक्शन क्या होता है या इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक आपका एग्जाम में 100% आएगा, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि a function f a tends to b is defined to be 1-1 if the image of distinct element of a under f are distinct in b। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए कोई फंक्शन f दिया हुआ है और दो सेट है, एक सेट a और एक सेट b है, तो अगर सेट a का सारा मेंबर सेट b में यूनिक इमेज बनाता हो, मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनता हो। अब दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक, दो का सेम नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे 1-1 फंक्शन, या इसको मैपिंग के भी नाम से जाना जाता है, मैपिंग के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे f such that a tends to b is 1-1 कब होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा कि a डज नॉट इक्वल है b का, तो f डज नॉट इक्वल होगा b का, जहाँ a और b दोनों बिलोंग करेगा a से, f और f भी बराबर है तो a और b भी बराबर होगा, जहाँ a और b दोनों बिलोंग करेगा a से। तो यहाँ पे आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि मान के चलिए सेट आपका ये है और इसका नाम है सेट b,
तो सेट ए में जो मेंबर है यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ 4 तक, और इसमें लिखा हुआ ए बी सी डी ई और एफ तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 जो है वो पेयर बना रहा है किसके साथ, ए के साथ, 2 जो है बी के साथ बना रहा है, और 3 जो है डी के साथ बना रहा है, और 4 जो है वो सी के साथ बना रहा है। तो सेट ए का जितना भी मेंबर्स है उस सेट बी में यूनिक इमेज बना रहा है, केवल एक ही इमेज बना रहा है। तो इस कंडीशंस में ऐसे सेट को हम सॉरी ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग। अन्यथा अगर मान के चलिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, अब 4 भी मान के चलिए बनाता किसके साथ, तो डी के साथ अगर बनाता, तो अगर 4 डी के साथ बना दे पेयर, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि 1-1 है। तो 1-1 के लिए क्या कंडीशन है, तो 1-1 के लिए कंडीशन है कि पहला सेट का हर एक मेंबर जो है वो यूनिक इमेज बना है किसका, तो सेकंड सेट में, उस कंडीशन में उसको बोलेंगे हम लोग 1-1, अन्यथा इसको 1-1 हम लोग नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एग्जांपल्स में, फर्स्ट में कि एक सेट है जिसमें 1 2 3 मेंबर है, और दूसरा सेट में 4 5 6 और 7 मेंबर है। एक फंक्शंस बना हुआ है, 1 4 के साथ बना रहा है, 2 5 के साथ, 3 और 6 के साथ। तो अगर हम यहाँ से इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे सेट ए है, सेट ए में आपका मेंबर है 1 2 3, 1 2 और 3, और यहाँ पे सेट अगर बी है तो बी में आपका मेंबर देख पा रहे हो 4 5 6 7 है, यहाँ से 4 5 6 और 7। अब 1 जो है वो 4 के साथ पेयर बना रहा है, 1 4 के साथ, 2 जो है वो 5 के साथ रिलेशन बना रहा है, और 3 जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो ए का टोटल मेंबर का इमेज है किसमें, सेट बी में, लेकिन कैसा इमेज बना रहा है, तो यूनिक इमेज बना रहा है, ओनली 1 इमेज बना रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो रिलेशन ही क्या कहलाएगा, तो ये जो रिलेशन ही कहलाएगा आपका 1-1। क्या कहलाएगा, ये 1-1 कहलाएगा। अब 1-1 के लिए देखिए यहाँ पे तो कंडीशंस बना हुआ है। अब जैसे ऑन टू क्यों नहीं कहलाएगा, ऑन टू क्यों नहीं कहलाएगा, तो ऑन टू का कंडीशंस होता है कि सेकेंड सेट का टोटल एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए फर्स्ट सेट में, उसको बोलेंगे हम लोग ऑन टू फंक्शन। पर जैसे 4 का प्री इमेज 1 है, 5 का प्री इमेज 2 है, और 6 का 3 है, लेकिन 7 का प्री इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, बट 1-1 है। तो 1-1 का रूल यही होता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे मान के चलिए यहाँ पे 1 इमेज बना रहा है यूनिक सेकंड में, 2 भी यूज बना रहा है यूनिक इमेज बना रहा है, 3 भी यूनिक इमेज बना रहा है सेकंड सेट के साथ। तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है 1-1 कहलाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 1 और 4 जो बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ में। बिलोंग करने का मतलब कि 1 4 के साथ, 2 5 के साथ और 3 6 के साथ। तो ये यहाँ पेयर बना रहा है। बट जो यहाँ पे बात करें हम लोग सेकेंड सेट का मेंबर जो 7 है, उसका आपका यहाँ पे इमेज नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है यहाँ पे इमेज। तो इस कंडीशंस में यहाँ पे जो है ये सेट कैसा कहलाएगा, तो ये कहलाएगा फंक्शन जो कहलाएगा 1-1 कहलाएगा आपका ना, 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग आप बोल सकते हैं। अब सेकंड सेट की बात अगर हम लोग करें तो सेकंड में बोल रहा है कि एफ जो है फंक्शन है जहां नेचुरल नंबर में गिवन एफ(x) बराबर आपका x² है, बोल रहा है कि 1-1 है। अब 1-1 के यहाँ ऑन टू का है, तो सबसे बेहतर आपका उपाय है 1-1 ऑन टू चेक करने का, ये ग्राफ की अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ की बात करें तो नेचुरल नंबर का ग्राफ है, जैसे 1 2 3 4 और यहाँ से 5 की अगर मान के चलिए इसमें और भी मेंबर्स आएगा, तो इसमें अगर मान के चलिए और मेंबर आएगा तो हम लोग यहाँ से डॉट 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 से इंडिकेट कर लीजिए। उसी तरह से ए भी सेट आपका नेचुरल नंबर का, चूंकि ए भी नेचुरल नंबर है और ए भी आपका नेचुरल नंबर, इसमें मेंबर 1 2 3 4 5 और डॉट 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 आगे आगे। तो अगर मान ले हम लोग यहाँ से x का वैल्यू 1 रखें, x का वैल्यू 1 रखें, तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, तो 1 जो है किसके साथ इमेज बनाएगा, 1 के साथ। अगर आप यहाँ से f2 का वैल्यू रखें तो अगर आप यहाँ से 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, यानी 2 जो है 4 के साथ पेयर बनाएगा, 3 जो है 9 के साथ पेयर बनाएगा। लेकिन अब है ये नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेचुरल नंबर ये जो 3 है इसका प्री इमेज नहीं बन पा रहा है, 8 का भी प्री इमेज नहीं बन पाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में केवल 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा, 1 2 3 4। लेकिन अगर हम यहाँ से इसका प्री इमेज की बात करें तो ऑन टू का कंडीशन होता है कि सेकंड सेट का भी सारा एलिमेंट का प्री इमेज बने फर्स्ट सेट में, तब उसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो 1-1 में देखिए इसका सारा एलिमेंट का
उसमें इमेज बनेगा, लेकिन यूनिक इमेज बनेगा। ऐसा नहीं कि 1 का 1 ही बनेगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 बनेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि 3 और 2 का सेम इमेज, तो पॉसिबल नहीं है, चूंकि नेचुरल नंबर है और फंक्शंस का fx बराबर x स्क्वायर। अगर यहाँ पे रियल नंबर होता तो 2 एलिमेंट का सेम इमेज बन सकता था। -1 का स्क्वायर करने पे भी 1 होता और 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 आ सकता था। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो हम लोग का कंडीशन है, ये आपका 1 का केवल कंडीशन है, मतलब हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है सेकेंड सेट्स में। तो आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो a, b है, मान के चलिए a, b, दो नेचुरल नंबर जो जहां बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। तो a, b जो है नेचुरल नंबर से तो बिलोंग कर रहा है, या फिर आप जैसे फंक्शन जो चेक करने का इसमें तरीका है 1 1 और 1 2, तो 1 1 का जो कंडीशन यहाँ पे है तो इस तरह से है कि जैसे अगर मान के चलिए fx1 बराबर आपका fx2 है, या ab भी लिख सकते हैं। तो fx1 और fx2 अगर रखते हैं तो कहने का मतलब है कि इस कंडीशन में x1 जो है वो x2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? तो रीजन है कि f1 का जो है वो यूनिक इमेज बन रहा है और f2 का भी कैसा यूनिक इमेज बन रहा है, मतलब x1 का एक इमेज बन रहा है, x2 का भी एक इमेज बन रहा है, तो ये यूनिक हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे f इज है वो 1 1 हो जाएगा, आपका 1 1 हो जाएगा। लेकिन आगे बात करें हम लोग अगर ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू खैर अभी हम लोग पढ़े नहीं, आगे देखने वाले हैं ऑन टू फंक्शन को। इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या है, तो हमारे पास जैसा फंक्शन जो है fx बराबर x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, या fx को हम लोग y भी बोलते हैं, इसको x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, अंडर रूट y। अब अंडर रूट वाई, या फिर आप चाहे तो x को y वैल्यू मान लीजिए, अब इसको लिख दीजिए अंडर रूट x, क्योंकि x और y मतलब दोनों जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका नेचुरल नंबर से। तो अगर आप x का वैल्यू 2 रखिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं आ पा रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो आपका रूट 2 है वो डज नॉट बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। तो इस कंडीशन में जो f है इज नॉट ऑन टू, मतलब ऑन टू फंक्शन ये नहीं होगा। तो f11 कहलाएगा। 1 1 चेक करने का कंडीशन ये है कि अगर fa बराबर fb है तो इस कंडीशन में a बराबर b हो जाएगा, जहां a और b दोनों बिलोंग करेगा किससे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहां की x1, x2 जो है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पे a फंक्शन आपका 1 1 का है। आगे हम लोग बात करते हैं 1 1 के बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का क्या कंडीशन होता है, तो ऑन टू का कंडीशन होता है कि जो सेकेंड सेट है ना, सेकेंड सेट का टोटल मेंबर का फर्स्ट सेट में प्री इमेज बनना चाहिए। उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलेंगे ये जो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू मैपिंग है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करके दिखाएगा, जैसे मेंबर 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे 4 है। यहाँ पे आपका ए है, बी है, सी है और डी है। दो सेट है जिसका नाम एक ए है और एक का नाम आपका बी है। तो इसमें जैसे 1 इमेज बना रहा है किसके साथ, डी के साथ, 2 सी के साथ बना रहा है, और 3 जो है आपका ए के साथ बना रहा है, और 4 जो आपका डी के साथ बना रहा है। तो ए का तो टोटल इमेज यूनिक इमेज है यही है, लेकिन बी मेंबर का देखिए टोटल, जो बी का टोटल मेंबर उसका सबका प्री इमेज बन रहा है। डी का भी प्री इमेज है, सी का भी प्री इमेज है, बी का भी प्री इमेज है और ए का भी प्री इमेज है। तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है ये कहलाएगा आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के साथ ये 1 1 भी है। और 1 1 कैसे है, तो देख पा रहे हो कि फर्स्ट सेट का सारा मेंबर का यूनिक इमेज बन रहा है सेकंड सेट में। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं डेफिनेशन। तो लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ सच दैट एफ टेंड्स टू ए टेंड्स टू ए है, इज डिफाइंड एज टू बी ऑन टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज एट लीस्ट 1 प्री इमेज इन ए। बोल रहा है कि जो फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन होता है, उसमें कंडीशंस क्या होता है कि जो सेकेंड सेट होता है, मतलब यहाँ पे ए और बी दो सेट है, तो बी का जितना भी मेंबर है, सेट बी का जितना भी मेंबर है उस सही मेंबर का प्री इमेज बनना चाहिए किसमें, तो सेट ए में। उस कंडीशन में इस फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। तो एक एग्जांपल्स देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, या फिर इसको लिखा हुआ है, इसको सरजेक्टिव फंक्शन के भी नाम से जानते हैं। 1 1 को इंजेक्टिव और ऑन टू को
सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल लिखा हो कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, मतलब एफ एक फंक्शन है जो आर से आर में टेंस कर रहा है, जहां एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 2 है फॉर ऑल एक्स एक्स जो है बिलोंग करेगा आर से। अब इसको चेक करना है कि जो फंक्शन है 1 1 होगा कि नहीं और ऑन टू होगा कि नहीं। तो इस कंडीशन में इसके लिए क्या यूज करने वाले हम लोग है, तो यूज करने वाले पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 का कंडीशन है कि मान के चलिए आपका x1 x2 जो बिलोंग कर रहा है आर, क्या पहले ये कंडीशन अप्लाई करना, आप ऐसे भी चल सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग मान लिए कि एफ x1 जो है वो इक्वल है किसका, एफ x2 का। तो एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 2 है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ से x1 का क्यू प्लस 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका x2 का क्यू और प्लस में 2, या 2 से 2 का काम खत्म, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x1 बराबर x2, जहाँ फॉर ऑल x1 x2 जो है वो बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि f जो है ये 1 1 है। अब बात करते हैं अगर हम लोग ऑन टू का, तो ऑन टू के लिए कंडीशंस क्या होता है, तो इसका हम लोग निकालते हैं इनवर्स एक तरह से। अब चलकर अगर हम लोग इनवर्स भी पढ़ेंगे, तो चूंकि हमारे एफ एक्स बराबर फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 2, अब एक्स क्यू प्लस 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग वाई भी बोल सकते हैं, और ये हो गया आपका एक्स क्यू प्लस 2। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकाले तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका y माइनस 1 सॉरी y माइनस 2 का पावर 1/3। अब जहाँ पे y जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, r से, तो y का अगर आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, y का अगर आप कोई भी वैल्यू रखिएगा तो वो जो है r से बिलोंग करेगा। तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है ये कहलाएगा कि f इज ऑन टू। अगर आप y का वैल्यू 1 2 3 4 रियल नंबर का कोई वैल्यू रखिए तो इसमें इमेजिनरी नहीं आएगा, रियल ही आएगा। तो जो रियल वैल्यू आएगा वो आपका रियल से बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों सेट आपका रियल नंबर का ही r ही है। इस कंडीशन में ये फंक्शन जो है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब आगे से बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं मेनी वन फंक्शन का। मेनी वन फंक्शन क्या होता है, तो मेनी वन फंक्शन में पहला सेट का दो या दो से अधिक मेंबर का सेकंड सेट में एक ही इमेज बनता है। तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं हम लोग मेनी वन, मतलब दो या दो से अधिक सेट का सेम इमेज बन जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग मेनी वन फंक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि f is tends to a की ओर, लिखा हुआ है कि two or more than two elements of a set A have the same image। बोल रहा है कि अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट का सेट बी में सेम इमेज बनता है तो इसको बोलते हैं हम लोग मेनी वन फंक्शन। तो लिखा हुआ चीज यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ कि देन f is said to be many one। एग्जांपल्स में लिखा हुआ है कि लेट 1 2 और -2 और 2, मतलब -1 1 -2 और 2 एक सेट है, और एक सेट आपका बी है जिसमें 1 4 9 और 16 मेंबर है, कंसीडर्ड है। एफ टेंस में गिवन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे अगर हम लोग यहाँ से ग्राफ से अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे -1 है 1 है -2 है और 2 है। उसी तरह से इधर जो मेंबर आपका सेट बी का है 1 है 4 है 9 और 16 है। तो ये सेट है बी और ये सेट है, और यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो -1 किसके साथ पेयर बनाएगा, तो -1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 के साथ, और 1 का भी करेंगे तो 1 ही के साथ पेयर बनाएगा। इसी तरह से -2 जो है 4 के साथ बनाएगा और 2 भी किसके साथ बनाएगा, 4 के साथ। यहाँ पे दो मेंबर जो है उसका सेम इमेज बन रहा है, यहाँ पे भी दो मेंबर है उसका भी सेम इमेज बन रहा है। तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा ये मेनी वन कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा हुआ है यह फंक्शन एफ जेड टेंड्स टू जेड, मतलब इंटीजर है, इंटीजर में कहां से कहां तक आएगा, तो ये जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी माइनस, इस तरह से डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाएगा। तो अगर आप मान कर चलिए एफ एक्स बराबर यहाँ पे फंक्शन है मोड एक्स का, तो अगर इसमें अगर आप सेट की बात करें तो यहाँ माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -2 -1 और यहाँ पे 0 1 2 डॉट 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 यहाँ से आ जाएगा आपका इंफिनिटिव तक। और सेकंड सेट भी आपका जेड ही का है, तो जेड में ही अगर मान के चले तो सेम चीज आप यहाँ से लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटिव डॉट डॉट करके -1, उसी तरह से फिर आपका 0
1 2 डॉट डॉट करके आप यहाँ से प्लस इंफिनिटी तक जा सकते हैं, प्लस इंफिनिटी तक। तो अगर आप मॉड एक्स में अगर एक्स का वैल्यू माइनस भी रखेंगे तो ही प्लस में देगा, और प्लस रखेंगे तो ही प्लस में देगा। तो कहने का मतलब -1 का इमेज 1 ही पे जाएगा और 1 का भी इमेज 1 ही पे जाएगा। उसी तरह से अगर हम 2 का करें तो -2 का इमेज 2 पे जाके बनेगा और 2 का भी इमेज आके 2 पे भी बनेगा। तो इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है कहलाएगा आपका मिनिमम। अगला फंक्शन की बात करें तो अगला जो फंक्शन है जिसका नाम है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? तो इनटू फंक्शन उस फंक्शन को बोलते हैं जिसमें सेकेंड सेट का सभी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं जरूरी है कि सेट ए में बने। मतलब अगर कुछ एलिमेंट ऐसे रह जाता है जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं बनता है तो उस कंडीशन में उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्राफ जो बना हुआ है इसमें कि इसमें देखिए इसमें 1 है आपका, 2 है, 3 है और यहाँ पे 4 है। ये मान लीजिए सेट ए आपका पास है और यहाँ पे फंक्शन है दिया हुआ जिसमें मेंबर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो यहाँ पे जैसे 1 और 2 का बना हुआ इमेज बी है, 3 का इमेज सी है और डी जो है 4 का इमेज है। बट यहाँ पे ए खाली रह गया है, ई भी खाली रह गया और एफ भी खाली रह गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बाकी एलिमेंट का जो है वो प्री इमेज नहीं बन रहा है, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे रह गया। तो इस कंडीशन में ऐसे जो फंक्शन होगा इसको बोलेंगे हम लोग इनटू फंक्शन। एग्जांपल में भी दिया हुआ या डेफिनेशन एक बार देख लेंगे कि इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग नो प्री इमेज, मतलब बी में कुछ ऐसा एलिमेंट रहेगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा किसमें, तो इन ए, देन एफ इज सेड टू बी इनटू फंक्शन। उसको हम लोग क्या कौन सा फंक्शन के नाम से जानेंगे? इनटू फंक्शन के नाम से जानेंगे। एग्जांपल्स यहाँ पे लिखा हुआ ए बराबर है -1 1 -2 2 और बी बराबर 1 4 9 और 16 है। सेम काम वही है आपका। तो यहाँ से जैसे दोनों सेट है, दोनों सेट को हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। तो जो सेट है इसमें मेंबर आपका -1 है, 1 है, -2 और 2 है यहाँ पे। उसी तरह से या फिर इसको थोड़ा सीरियल नंबर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले -2 लिखे, -1 आएगा, 1 यहाँ पे फिर 2 है और जो सेकंड सेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे बी, इसमें मेंबर आपका 1 है, 4 है, 9 और 16 है। और हमारे पास फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे तो ही 4 में जाके मिलेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 के साथ ही नहीं बनाएगा। -1 1 के साथ बनाएगा, 1 भी 1 के साथ ही बनाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 का प्री इमेज है, 4 का प्री इमेज है, बट 9 का और 16 का प्री इमेज नहीं है। तो इस कंडीशंस में एक ऐसा फंक्शन कहलाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो कहलाएगा आपका इनटू फंक्शन। अब इसके बाद आगे जो हम लोग बात करने वाले जिसका नाम है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन होता है। मतलब अगर बाइजेक्टिव फंक्शन आप बोल रहे हैं तो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो यहाँ पे जैसा अगर हम लोग ग्राफ यहाँ पे बनाए देख पा रहे होंगे कि जैसे इसका जो है फर्स्ट सेट का टोटल एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है सेकंड में, तो ये कहला गया 1 1 और सेकंड सेट का भी टोटल एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है सेट ए में। तो इस कंडीशन में इधर से हो गया ऑन टू आपका। तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो वैसे फंक्शन जो ऑन 1 और 1 1 और ऑन टू दोनों होगा उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन भी देख पा रहे हो कि इफ अ फंक्शन is both 1 1 and on 2 then it is called bijective. A function if it tends to be is bijective if f is 1 1 and f is on 2। मतलब कि वैसा फंक्शन जो 1 1 on 2 दोनों का काम करता है उसको बोलेंगे हम लोग बाइजेक्टिव। तो एक क्वेश्चन लिए इसको चेक करके देखते हैं हम लोग 1 1 होगा और on 2 होगा कि नहीं। तो सॉल्यूशन देख रहे हैं 1 1 चेक करना। हमारे पास फंक्शन क्या है तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x - 3। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कि fx1 बराबर जो होगा वो fx2 के बराबर होगा, ये लेट करते हैं। तो यहाँ से x1 के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2x1 और -3 इज इक्वल टू 2x2 और -3 -3 से -3 कट जाएगा और फिर 2 से 2 भी कट जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका आ जाएगा x1 बराबर x2। तो देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि f जो है ये आपका 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। और अगर हम लोग बात करें ऑन टू का
तो ऑन टू का कंडीशंस क्या बताया, तो ऑन टू का कंडीशंस के लिए इसको हम लोग पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे, और जहां पे देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर ऑल जहां x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, q से, रेशनल नंबर से, q से बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर। तो आगे देखते हैं हम लोग, ऑन टू चेक करते हैं, तो 1 1 तो है ये, ऑन टू के लिए क्या करना होगा, तो चूंकि हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या है, तो एफ एक्स बराबर हमारे पास 2x माइनस 3 है। तो यहां से अगर हम लोग 2x बराबर लिखना चाहें तो एफ एक्स को हम लोग जानते हैं y के नाम से भी जानते हैं, तो y हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस में हो जाएगा 3, और यहाँ से x बराबर हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 3 अपॉन में 2। अगर आप यहाँ से y का कोई वैल्यू लेते हैं रेशनल नंबर से, तो y का वैल्यू जो लीजिएगा वो x का जो वैल्यू आएगा वो q में बिलोंग्स करेगा आपका। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल y जो है वो बिलोंग करेगा ना किससे, q से, या x भी x का, यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, x लिखिए y नहीं, क्योंकि y तो ऑलरेडी आपका रेशनल नंबर है, तो x भी बिलोंग करेगा किससे, q से। तो इस कंडीशन में जो f है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू हो जाएगा। तो जब ऑन टू अगर होगा तो इस कंडीशन में f क्या कहलाएगा, तो f जो है वो कहलाएगा आपका बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो अभी जो हम लोग चर्चा किया फंक्शन का, जिसमें 1 1 ऑन टू इनटू और मेनी वन फंक्शन, इसके साथ साथ बाइजेक्टिव। तो यहाँ से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% रहेगा, एक क्वेश्चन भी हो सकता है, अगर 40 नंबर का एमसीक्यू हुआ तो 2 क्वेश्चन भी रह सकता है, जिसमें 1 1 ऑन टू आपको चेक करने के लिए, देखने के लिए मिलेगा आपको। अब देखिए आगे पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी फंक्शन, और कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो पढ़े थे बस उसी को आप आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन और आइडेंटिटी रिलेशन एक तरह से सेम ही होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में हम लोग देखे थे कि जो एक एलिमेंट होता है खुद के साथ रिलेशन बनाता है, आइडेंटिटी फंक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट वही है। तो लिखा हुआ आइडेंटिटी फंक्शन, आइए ऑन अ नॉन इम्पॉर्टेंट सेट ए डिफाइंड एज आइए इक्वल टू ए टेंड्स टू ए, जहां आइए एक्स जो है एक्स के इक्वल रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग करेगा ऐसे, दिस इज क्लियरली 1 1 फंक्शन विथ डोमेन एंड रेंज ए। बोल रहा है कि 1 1 फंक्शन ही जो होता है उसमें डोमेन और रेंज दोनों यही रहेगा। सेम आगे आपका आइडेंटिटी फंक्शन वाला ही कॉन्सेप्ट कि इसमें सेम एलिमेंट जो है वो सेम के साथ ही पेयर बनाएगा, तो इस कंडीशन में उसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। बस वही चीज आपका आइडेंटिटी फंक्शन का। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ए टू बी, अगर मान के चलिए ए और बी दो सेट है, अगर उसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस लिखना हो ना फाइनाइट के लिए, जैसे अगर मान के चलिए ए बराबर एक सेट दिया हुआ है जिसमें मेंबर आपका ए और बी है, और बी एक सेट है जिसमें मेंबर आपका 1 2 और 3 है। तो इस कंडीशंस में अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ फंक्शन की, अगर हम जो बात करें फॉर्मूला का, तो नंबर ऑफ फंक्शन का जो फॉर्मूला रहेगा वो नंबर ऑफ बी का पावर नंबर ऑफ ए रहेगा। कहने का मतलब कि अगर इसका निकालना होगा नंबर ऑफ फंक्शन, तो बी में मेंबर का संख्या आपका 3 है, और 3 का पावर इसमें मेंबर ऑफ संख्या 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9। और रिलेशन का फॉर्मूला बताते हैं, नंबर ऑफ अगर रिलेशन निकालना है तो 2 का पावर p इंटू क्यू, जहां p जो रहेगा वो फर्स्ट सेट का मेंबर का संख्या और q सेकंड सेट का मेंबर का संख्या होता है। आगे बात करें सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है देयर may exist some elements in set b which are not the image of any element of set a। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए सेट बी जो है उसका सब मतलब सभी सेट में से उस सेट का फर्स्ट सेट में इमेज नहीं भी होता है, प्री इमेज नहीं भी होता है, तो उस कंडीशन में उसको फंक्शन बोलते हैं। मतलब जैसे फंक्शन का कंडीशन है कि फर्स्ट सेट का सारा मेंबर का इमेज बनना चाहिए सेट बी में, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेकेंड सेट का सारा एलिमेंट का प्री इमेज बनना चाहिए फर्स्ट सेट में। वही चीजें बोलना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर x1 डाज नॉट इक्वल है x2 का, तो इस कंडीशन में fx1 डाज नॉट इक्वल रहेगा x2 का, जहाँ x1 x2 दोनों बिलोंग करेगा डोमेन से, जिसको हम लोग 1 1 बोलते हैं।
क्या ये भी कंडीशन देखे हम लोग f(x1) इक्वल अगर f(x2) का तो x1 बराबर x2 होगा, जहाँ x1 x2 डोमेन से बिलोंग करेगा, इसको भी हम लोग 1 1 बोलते हैं, तो ये 1 1 का ही कंडीशन आपका है। अगला पॉइंट है कि इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन देन द फंक्शन इज ऑन टू। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए जो रेंज है कोई फंक्शन से, मान लेगा हम लोग रेंज निकालते हैं, वो अगर को डोमेन के बराबर आ जाएगा तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अगला पॉइंट है अ फंक्शन एफ इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन एफ है, अगर वो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है तो उस कंडीशन उस फंक्शन जो होगा वो इन्वर्टिबल होगा, मतलब उसका इन्वर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑन टू चेक करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो इन्वर्स मेथड का ही यूज कर रहे थे हम लोग, उस तरह से इन्वर्स निकाला जाता है किसी फंक्शन का। तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे हम लोग चर्चा करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन, सॉरी पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इसके बाद हम लोग देख लेंगे इन्वर्टिबल। कंपोजिशन फंक्शन में क्या होगा, तो दो फंक्शन को आपस में मिलाने का काम करेंगे, कंपोज करने का काम करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे अगर मान ली f(x) और g(x) आपके पास दो फंक्शन है, दोनों को किस तरह से कंबाइन करिएगा, कैसे मिलाइएगा, देखिए एलजेब्रा फंक्शन हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोसेंट ये सीखे हैं, बट यहाँ पे कंपोजिशन का अलग मेथड होता है और अलग इसका क्राइटेरिया है थोड़ा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे मान लिया हमके पास एक फंक्शन है जो a से b की ओर जा रहा है और g एक फंक्शन है जो b से c की ओर जा रहा है। तो दो फंक्शन है, कैसा है, नॉन इम्पटी है, जहाँ पे a b c जो है, यहाँ पे जैसे एक g भी फंक्शन और यहाँ पे एक f भी फंक्शन है, तो को आप गॉफ भी बोल सकते हैं या g ऑफ फंक्शन बोल सकते हैं, g ऑफ फंक्शन ऑफ fx बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा होगी कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिफाइंड एज g ऑफ फंक्शन ऑफ fx, या फिर जैसे g भी अपने आप फंक्शन है तो g के अंदर में ही आ जाएगा कौन, f का फंक्शन, उसको बोलेंगे हम लोग गॉफ। और उसी तरह से एक फॉग होगा जिसको फंक्शन ऑफ gx के नाम से बोलेंगे और इसको फंक्शन ऑफ fx के नाम से बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि लेट f एक फंक्शन है और g भी फंक्शन है, a से b की ओर है, b से c की ओर जा रहा है, ट्रू फंक्शन है, नॉन इम्पटी है, जहाँ f और c जो है abc जो है, तो यहाँ बोला है कि फॉग, जिसको हम लोग फंक्शन ऑफ gx बोल सकते हैं, a टेंस करेगा c में, मतलब यहाँ पे a से b की ओर जा रहा है, b से c की ओर, बस इसको करेंगे तो a से c में जाएगा, उसका जो कंपोजिशन निकलेगा। कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ f एंड g डिफाइंड एज फॉग, मतलब फंक्शन ऑफ fx इक्वल टू फंक्शन ऑफ gx, इसको बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ gx और इसको फंक्शन ऑफ fx बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए जो फॉग जो होता है गॉफ के इक्वल नहीं होता, मतलब फंक्शन ऑफ fx जो होगा फंक्शन ऑफ gx से इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर आप 3 बार कंपोजिशन कर देते हैं तो इस कंडीशन में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, वो जो होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है fx बराबर x प्लस 1 और gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें हम लोग फंक्शन ऑफ gx निकाल लेते हैं और फंक्शन ऑफ fx निकालते हैं, मतलब फॉग और गॉफ का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहाँ से जो आपका एग्जाम में है, यहाँ से आपका एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछता है जो 4 नंबर का आएगा, या फिर अगर 40 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू दे दिया तो वहां पे आपका जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आएगा और एक जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो 2 मार्क्स का होगा वो आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से ही आएगा। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग फॉग और गॉफ दोनों का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास fx बराबर जो फंक्शन का वैल्यू है वो x प्लस 1 है और जो gx बराबर जो फंक्शन का वैल्यू है वो आपका x स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ से आप फंक्शन ऑफ gx निकालते हैं, gx जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं फॉग। तो फंक्शन ऑफ gx, तो पहले जो यहाँ मेंबर रहेगा वो x का रहेगा, तो x का मेंबर रहेगा, x का मेंबर कौन है, तो x का जो मेंबर हमारे पास वो x प्लस 1 है। लेकिन अगर हम फंक्शन ऑफ gx निकाल रहे हैं तो इस x पे gx का वैल्यू को पुट अप कर देंगे, तो यहाँ से x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ निकल गया आपका फॉग का वैल्यू। उसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें गॉफ का, जिसको हम लोग फंक्शन ऑफ fx बोलते हैं, इसका अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से पहले g ऑफ fx लिखते हैं, तो g ऑफ x के जगह पे क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अब x के जगह पे क्या रख लेंगे हम लोग, fx को रखना है। तो fx का वैल्यू कितना हमारे पास है, x प्लस 1। तो यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ से लिखेंगे 1। तो इसको सॉल्व करने पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बनेगा, फिर प्लस 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस आ जाएगा आपका 2। यहाँ पे हम लोग एक देखे हुए हैं कि फॉग जो होता है वो आपके इक्वल नहीं होता, मतलब फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फंक्शन ऑफ जी एक्स जो होता है वो इक्वल आपस में नहीं होता है। तो फॉग और गॉफ मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आपका एक लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आएगा और एक हो सकता है कि शॉर्ट टाइप में दे दे। तो जो 5 नंबर का अप्रोक्स क्वेश्चन पूछेगा आपका, 5 से 6 नंबर या 4 नंबर पूछ सकते हैं, 5 नंबर जो पूछेगा, इसमें आपका अगर 40 नंबर एमसीक्यू देता है तो उसमें आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा और आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा जो लॉन्ग टाइप में रहेगा। तो उसमें जो आएगा वो आपका कंपोजिशन से ही ज्यादातर, अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो कंपोजिशन से पूछा है। आगे बात करते हैं कंपोजिशन के बाद। नेक्स्ट जो पॉइंट है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, तो वह फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, मतलब दोनों वैल्यू को होल्ड करता हो, दोनों मैपिंग को होल्ड करता हो, दोनों तरह का फंक्शन को का प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, उस फंक्शन को हम लोग इनवर्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि फंक्शन f is invertible if and only f is 1 1 and on 2। मतलब अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उस कंडीशन में वो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ फंक्शन में कि f फंक्शन है जो a से b की ओर जा रहा है, तो इसका इनवर्स करेंगे तो जस्ट उल्टा b से a की ओर जाएगा, जहाँ f इनवर्स y बराबर x होगा, जहाँ fx बराबर y लिख सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इनवर्स निकालने, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा बताएं कि कंपोजिशन से भी दे सकता है या फिर इनवर्स भी देता है निकालने के लिए। कभी कभी एक नंबर में इनवर्स दे देगा कि इसका इनवर्स क्या होगा। तो यहाँ पे इनवर्स निकालना आसान है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स बराबर 5x प्लस 4, जहाँ एफ इनवर्स x फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन में कुछ करने का जरूरत नहीं, आपके पास एफ एक्स बराबर फंक्शन दिया हुआ है 5x प्लस 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो अगर इनवर्स निकालने से पहले आपको चेक करना होगा फंक्शन 1 1 और 1 2 है कि नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग 1 1 1 2 चेक कर ले, तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे या देखेंगे कि इसका इनवर्स क्या होगा। तो 1 1 की बात करें तो 1 1 के लिए आपको 1 1 के लिए कंडीशन बताते हैं कि fx1 बराबर हम लोग ले लेते हैं fx2, और ये जो है x1 x2 दोनों यहाँ से रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग चले तो ये हो जाएगा 5x1 प्लस 4 और इधर हो जाएगा आपका 5x2 प्लस में 4 से 4 का काम खत्म। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो fx1 बराबर x2 बचेगा, जहाँ पे x1 x2 जो है वो दोनों बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f जो है ये आपका 1 1 होगा। अब ऑन टू की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑन टू में क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ऑन टू का जो कंडीशंस होता है, ऑन टू के लिए आपको बस वही इनवर्स वाला प्रोसेस ही अप्लाई करना होगा। तो अभी जो हम लोग ऑन टू चेक करने का प्रोसेस अप्लाई करेंगे उससे इनवर्स निकल जाएगा। तो चूंकि आपका एफ एक्स बराबर कितना है, तो एफ एक्स बराबर आपका 5x प्लस 4 है, और यहाँ से अगर आप इसको y मान ले तो 5x प्लस 4 ही रहेगा यहाँ से, और x का अगर आप वैल्यू निकाले तो y माइनस 4 हो जाएगा और अपन में हो जाएगा 5, जहां फॉर ऑल x का टोटल वैल्यू जो है वो बिलोंग करेगा किससे, r से। अगर मान ली y का वैल्यू 1 रखते हैं आप, तो 1 रखने पे 5 1 सॉरी 1 मान बोल रहे, अगर आप मान ले 6 रखते हैं तो 6 में, या फिर मान के चलिए आप 9 रखते हैं तो 9 में से 4 घटाइएगा 5 मिलेगा, 5 को अगर आप 5 से डिवाइड करिए 1 मिलेगा जो कि रियल नंबर है। तो इसमें इमेजिनरी केवल नहीं आना चाहिए, अगर इमेजिनरी आता तो इस कंडीशन में इसको ऑन टू नहीं बोलते। तो इस कंडीशन में एफ जो है इज ऑन टू है। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि एफ जो होगा वो जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ जो है इन्वर्टिबल होगा। अब इनवर्स इसका यही हो गया आपका, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि एफ एक्स बराबर आपका 5x प्लस 4 है, 5x प्लस 4 लिख दिए, इसको हम लोग y बोल सकते हैं, और यहाँ 5x प्लस 4 लिख दिए। अब यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करें तो y माइनस
4/5 हो जाएगा। लेकिन अब इसी x को आप y बोल दीजिए और इस y को आप x में कन्वर्ट कर दीजिए और अपॉन में 4। तो ये जो देख रहे हैं ये कहलाएगा आपका इनवर्स इस फंक्शन। आगे देख लेते हैं। आगे थोड़ा सा हम लोग बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का 100% एक इंचर रहेगा, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या? तो बाइनरी ऑपरेशन एक सिंबल्स रहेगा, नोटेशंस रहेगा, जिसके बराबर में करके कुछ आपका सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा। उसी पैटर्न पे 2 नंबर के बीच बाइनरी ऑपरेशन कराना रहेगा और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा आपको। तो पहले सिंपल से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एक डेफिनेशन। तो एक एग्जांपल है, पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो लेट यहाँ जो स्टार देख रहे हैं इसको बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसको डिफाइंड कैसे किया गया? तो ए स्टार बराबर 3a + b - 2। ये प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है, पिछले कोई ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे डेट डाला हुआ है 2018 का एक क्वेश्चन है। इसमें फाइंड करना है 3 स्टार 5 का। तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास a स्टार b, जिसको बाइनरी ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, क्या दिया हुआ है? तो 3a + b - 2। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है 3 स्टार 5 का वैल्यू। तो जहां a है उसके जगह पे 5 रखेंगे और b के जगह a के जगह पे 3 और b के जगह पे 5 रख देना है। तो 3 ऐसे रह जाएगा, a के जगह पे 3 रख देंगे हम लोग, प्लस b के जगह पे आपका 5 हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करिएगा, 9 + 5 - 2 कर देंगे तो 9 और 5 हो जाएगा, 14 में से 2 घटाइएगा तो 12 आ जाएगा। तो ये जो देख रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन कहला, जिसका कि एक मीनिंग दिया हुआ रहेगा। अगर इसको केवल देखें तो इससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा उसको देख करके आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इस फंक्शन, जहां पे दिया हुआ स्टार a क्रॉस a टेंड्स टू a बी डोनेटेड बाय a स्टार ए बी बाय a स्टार b। इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, जिसमें पहले बाइनरी ऑपरेशन पेयर में a भी रहेगा, या फिर आप इसको a स्टार b से आप डिनोट कर सकते हैं। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। कहने का मतलब कि a स्टार b निकालिए चाहे b स्टार a निकालिए, वैल्यू बराबर आएगा, क्योंकि आप नंबर को कैलकुलेट कर पाते हैं। एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अगर मान लीजिए 3 मेंबर के साथ अगर आप बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो पहले ए बी और बाद में सी, उसके बाद पहले बी सी और बाद में अगर ए को अप्लाई करते हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो वैल्यू इक्वल आएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अगर ए स्टार ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो उसका रहेगा उसको ए के साथ करिएगा तो बाइनरी ऑपरेशन तो भी ए मिलेगा, या पहले ई रख लीजिए बाद में रखिए तो भी आपको यही मिलेगा। लॉ ऑफ इनवर्स ना, लॉ ऑफ इनवर्स में क्या होता है? तो अगर ए और बी को आप बाइनरी ऑपरेशन कराते हैं, वहां से अगर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, तो उस कंडीशन में आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी रिलेशन मिल जाएगा। तो ये जो बी जो है ये कहलाएगा आपका इनवर्स किसका? ए का। या फिर अगर बी और ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन कराते हैं तो भी आपको आइडेंटिटी मिलेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी जो है इनवर्स है किसका? ए का। अगला पॉइंट जो है द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ n एलिमेंट्स दैट इज इक्वल टू n into n का पावर n का स्क्वायर। अगर बात करें तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, अगर मान लीजिए कोई सेट है जिसमें देखना है कितना बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका है n into n का n का पावर n का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के बाद अगर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो इसके लिए इसका फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है n into n + 1/2 है। n का पावर n into n + 1/2, ये फॉर्मूला हो गया आपका फाइंड आउट करने के लिए। कौन सा? तो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की बात करें, ये केवल बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का अगर वैल्यू निकालना हो कितना बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, तो n का पावर n स्क्वायर। लेकिन अगर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन का वैल्यू निकालना होगा तो n का पावर n into n + 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भी देख लिए बाइनरी ऑपरेशन का। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन 100% रहेगा जो आपका एग्जाम में आएगा। अब अगले वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 जो रिलेशन एंड फंक्शन है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन करने का मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है और कुछ क्वेश्चन हम खुद से भी उसमें इंक्लूड करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कुछ और भी क्वेश्चंस रहेगा जिसमें आपका
हर टाइप का क्वेश्चन आएगा जो आपका एग्जाम 2025 में पूछेगा। अब सेम भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर उसी पैटर्न का आपका क्वेश्चन आएगा, तो ये 100%। तो अगर आप अभी से भी तैयारी करते हैं, अगर पूरा वीडियोस देख करके, जैसे अगर मान के चले अभी जो हम लोग देखें कंप्लीट रिलेशन एंड फंक्शन को देखें, और अभी जो आगे अगला वीडियो जिसका बनेगा आपका, जिसमें आपका कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा, अगर इस वीडियो को भी देख करके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप आज से पहले अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, तो आप आसानी से मैथमेटिक्स में क्वालिफाइंग मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ला सकते हैं आप 60+ ला सकते हैं अगर आप डेली अगर पढ़ने का कोशिश करें तो। आगे इसमें थोड़ा सा कुछ चर्चा करते हैं। चर्चा क्या करते हैं, तो चर्चा करने वाले हैं कि यदि आप लोकल है, जैक बोर्ड पढ़ रहे हैं, सीबीएसई जो भी हो, अगर आप पलामू कहीं से भी हैं और अगर आप डाल्टनगंज में रह रहे हैं, तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो 12th का, अगर आप हो या आपके रिलेटिव जो भी हो, तो 12th का आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा 5 तारीख पहला महीना 2025 से, क्लास 12th का। कहाँ, तो अल्फा एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत, जो कि आपका डाल्टनगंज रेणमा चौक के पास अवेलेबल है, अल्फा कंप्यूटर सेंटर पे, अल्फा एजुकेशन पॉइंट के नाम से। इसके साथ साथ मैथ हो गया आईएससी का प्लस कंप्यूटर साइंस, दोनों का बैच स्टार्ट होगा। इसके अलावा आपका क्लासेस मिलेगा 8, 9 और 10 का, मतलब 8, 9, 10, जिसमें जैक और सीबीएसई दोनों बोर्ड का आपको अलग अलग टीचर के साथ पूरा नोट फैसिलिटीज के साथ डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, और सभी चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज का व्यवस्था रहेगा। अगर 12th का क्लास करते हैं कंप्यूटर या मैथमेटिक्स का, तो आपको नोट्स का व्यवस्था, लाइव क्लासेस का व्यवस्था, इसके अलावा आपका रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दिया जाएगा। अगर क्लास अगर ड्रॉप होता है तो बैकअप, टेस्ट, ये सारा फैसिलिटीज आपको मिलेगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।